नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कोटा एजुकेशन हब में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम यहाँ पर जितने भी पीवाईपी एग्ज़ाम जो हो चुके हैं उनके सॉल्यूशन करते हैं। और अभी तक हम राजस्थान आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट बहुत सारे एग्ज़ाम के सॉल्यूशन कर चुके हैं। यहाँ हमसे प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन की कि विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। तो यूजीसी नेट की जो श्रृंखला चल रही है पीवाईपी को सोल्व करने की, पीवाईपी यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक है, उसमें हम पहुंच चुके थे। 30 सितंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था, 30 सितंबर 2022 को, उसका पहली शिफ्ट हमने कर चुके थे दोस्तों। आपको मिल जाएगा उसका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम सेकंड शिफ्ट उसका करने जा रहे हैं, ठीक है। ये जितने भी मैं पढ़ा रहा हूँ इनकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, अच्छी क्वालिटी में, एचडी क्वालिटी में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुरू करते हैं, एकदम एक एक क्वेश्चन का बढ़िया से विस्तार में विश्लेषण करेंगे, बढ़िया से उनका चीर फाड़ करके जवाब देंगे, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना एग्जाम को लेके, ठीक है ना। सब क्लियर हो जाएगा, टेंशन मतलब। पहला क्वेश्चन देखो आप, निम्नलिखित में से कौन सी आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। चलिए ठीक है, सबसे पहले तो बात कर रहा हूँ आर्य भाषाओं में क्या क्या शामिल है, ठीक है ना। आर्य भाषाओं में क्या क्या शामिल है, ठीक है। तो देखो, एक तो हिंदी है, हिंदी है, अंग्रेजी भी है, याद रखना, ठीक है। संस्कृत भी है, ठीक है। लेटिन भी है, लेटिन भी है। प्राकृत भी है, प्राकृत भी है। फारसी भी है, फारसी भी है। अब तुम बोलोगे बोला फारसी है, अच्छा फिर अरबी नहीं है क्या। अरबी नहीं है, अरबी नहीं है, फारसी है, याद रखना, ठीक है। और तुर्की भी नहीं है, तुर्की भी नहीं है। ये दूसरे परिवार की भाषा है, सारी की सारी अपनी नहीं है ये बिल्कुल भी। तो यूनानी भी है, लैटिन भी है, प्राकृत भी है, तुर्की नहीं है, ठीक है। चौथा गलत हो जाएगा। ये उत्तर हमारा पहले का सही हो गया। दूसरा देखते हैं, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, मतलब संस्कृत से जो शब्द आया था वैसा का वैसा नहीं है, आज उसका परिवर्तन रूप इस्तेमाल कर रहे हैं। वो है, एक तो आ गया, ये तो तत्सम शब्द है, कोई दिक्कत नहीं है, राय। ये गलत हो जाएगा क्योंकि राय पहले बोला जाता था राजा को, राजा पहले तत्सम था, उसका राय साहब हो गया है, राजा साहब का राय साहब। ये तद्भव है, पहले बोला जाता था, ठीक है, राजा हो गया। तीसरा प्रश्न देखते हैं, बाकी सर्व तो है ही सही, सर्व मतलब सभी, स्वामी, मालिक। रत्न खान, तीसरा प्रश्न है, रतन खान, रत्नों की खान किसकी रचना है, रतन खान की रचयिता। लोग कंफ्यूज होंगे, रस खान की तरफ जाएंगे, गलत है, प्रेम वाटिका है इनकी, तो प्रेम वाटिका, ठीक है। मलुक दास है इसके रचनाकार। कौन है? मलुक दास। कब जन्म हुआ था मलुक दास का? 1574 का हुआ था, 1574। अब आप बोलोगे कौन कौन सी रचनाएं मलुक दास की है। एक तो ज्ञान बोध, ज्ञान बोध भी इनकी है। कौन सी? ज्ञान बोध। अच्छा, अब आप बोलो ज्ञान बोध इनकी है, ज्ञान समुद्र किसकी है? बोला ज्ञान समुद्र जो है ना, ज्ञान का समुद्र जिसके पास होगा उनकी होगी, जाहिर सी बात है, ज्ञान का समुद्र। संत काव्य में सबसे पढ़े लिखे कौन थे? सुंदरदास। जो ज्ञान का समुद्र था ना, संत काव्य में एक यही अपवाद है जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे। बाकी सब तो फक्कड़ थे, गरीब थे एकदम, शास्त्र वगैरह नहीं पढ़े थे, जैसे कबीर, रैदास, दादू इन्होंने। लेकिन सुंदरदास सबसे पढ़े लिखे थे, दोस्त आगे थे। इनकी रचना थे ज्ञान समुद्र, द आ रहा है लास्ट में, याद रखना, सुंदरदास। बाकी ज्ञान बोध जो रचना है ना, ज्ञान बोध, ये किसकी रचना है? मलुकदास की। रतन खान भी इनकी है, ठीक है। इसके अलावा ज्ञान परोक्षी, ज्ञान परोक्षी, ये सही बोल रहा हूँ मैं, परोक्षी लिखा जाएगा इसको, ठीक है ना। ज्ञान परोक्षी भी इनकी है। भक्त वत्सावली भी इनकी है, भक्त वत्सावली, भक्त वत्सावली, ठीक है। सुख सागर भी इनकी है। भक्ति विवेक भी इनकी है, भक्ति विवेक, ठीक है, भक्ति विवेक, ठीक है। अतः रतन खान की रचयिता कौन है? मलुकदास, मलुकदास, मलुकदास। चौथा प्रश्न देखते हैं, शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की शाखा में सबसे प्रसिद्ध जायसी हुए इनकी पद्मावत हिंदी काव्य क्षेत्र में एक अद्भुत रत्न है, बिल्कुल अद्भुत रत्न है। वो तो शुक्ल जी क्या करते हैं ना, मतलब तुलसीदास के अलावा किसी को रखना नहीं चाहते, वरना इसकी बहुत तारीफ की है पद्मावत की उन्होंने, है ना। उन्होंने खुद ने जायसी का, मतलब जायसी ग्रंथावली का संपादन भी तो किया है ना, ऐसा है बिल्कुल, जिसमें जायसी की 3 रचनाओं का संपादन किया है उन्होंने, ऐसा है। तो ये जो पंक्तियाँ है ना, ये शुद्ध प्रेम मार्गी, पहली बात तो यहाँ से देखो ना, प्रेम मार्गी शाखा, ज्ञान मार्गी, ये दिया ही किसने? अपने शुक्ल जी ने नाम दिया है। शुक्ल जी का जब इतिहास पढ़ते हैं लोग विजय देव नारायण शाही लगाते हैं, क्योंकि विजय देव नारायण शाही की पुस्तक का नाम जायसी है। तो जायसी ने उसको अलग तत्व से लेकर, मतलब अलग तरीके से लेकर उनको, मतलब एक स्थान दिया है। लेकिन जब लाइन में रामचंद्र शुक्ल लगे हुए हैं तो हम तो पहले इनके ऊपर जाएंगे ना, और यही सही भी है। इसलिए कभी भी कन्फ्यूज होके, डाउट होके
मत लगाना दूसरा उत्तर। अगर नहीं आता है आपको उत्तर कि यार इसका उत्तर क्या लगाऊं मैं, पता ही नहीं है बिल्कुल, तो भी शुक्ल लगाना, और अगर आता है तो सही कर ही देना, जो भी होगा उसका सही उत्तर। लेकिन अगर नहीं आता है तो शुक्ल लगा के आइए आप, ठीक है। पांचवा प्रश्न देखिए, सुफल जन्म मोको गुरु कीना, दुख विसार सुख अंतर देना। सुख अंतर मन में दिए है, दुख को हटा दिया है। ज्ञान दान मोको गुरु देना का दान दिया है, और राम नाम बिन जीवन हीना। ये वही है। काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है? ये वही है जिन्होंने सबसे पहले तो ये सगुण कवि थे, सगुण भक्त थे, और बाद में निर्गुण हो गए, ठीक है ना। कहाँ गए ये? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र इनका संबंध है, नामदेव, ठीक है ना, नामदेव का इनका संबंध है। छठा प्रश्न देखिए, क्यों पले पेश कर किसी को तू, ए बहुत पालिसी बुरी तेरी, हम तेरे चाहते पटाना ही, पेट तुझसे पटी नहीं मेरी। क्या भाषा है इस्तेमाल करिए, देखो ये भाषा उनकी है जिन्होंने प्रिय प्रवास जैसा एकदम संस्कृत के शब्दावली जैसा काव्य लिखा था ना, संस्कृत की शब्दावली जैसा, लेकिन तत्सम प्रधान वाला, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य बोला जाता है जिसे। 1914। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहोद, एकदम एड्रेस के बराबर नाम है इनका, ऐसा लग रहा है कि इसका एड्रेस बता रहे हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहोद, ठीक है ना, अयोध्या का सिंह है ना, तो ये ही इनका उत्तर होगा। ये इनकी पंक्तियाँ हैं। इनकी जो अलग अलग रचनाएं ना, चुभते चोबते, चुभते चोबते, ठीक है ना, चोखे चोबते, इनकी काव्य रचनाएं याद रखना है, चोखे चोबते, ठीक है ना। तो ये इनकी काव्य रचना है। पारिजात भी इनकी है, पारिजात, ठीक है ना। इसके अलावा रस कलश है इनकी, पद्य प्रसून, बोलचाल, फूल पत्ते, कल्पलता, काफ़ी रचनाएं लिखी इन्होंने। उपन्यास भी लिखे, आपको पता होगा इसे, ठेठ हिंदी का ठाठ, अध खिला फूल। सातवां प्रश्न देखिए, करो मोहम्मद शाह बखानू, सूरज है दहली सुल्तानू, धर्म पंथ जग बीच चलावा, नेवर न समरे सो दुख पावा। करे मोहम्मद शाह, साहिब से दे रखा है बिल्कुल, मोहम्मद शाह नूर मोहम्मद। हालांकि ये नूर मोहम्मद की लिस्ट पंक्तियाँ हैं, लेकिन नूर मोहम्मद ने ये खुद को नाम नहीं है यहाँ पे, ये मोहम्मद शाह उस टाइम के सुल्तान था, उसके बारे में लिखा ही है ना। तो नूर मोहम्मद वही है जिन्होंने इंद्रावती और इंद्रावती के अलावा अनुराग बांसुरी ये रचनाएं की है। अनुराग बांसुरी, ठीक है ना, इंद्रावती, अनुराग बांसुरी किसकी रचनाएं हैं? नूर मोहम्मद की, ठीक है। उस्मान की तो आपको पता होगा, इसे चित्रावली, उस्मान की चित्रावली, वेरी गुड, ठीक है। कुतुबुन की मृगावती, कुतुबुन की मृगावती हो गया। और जायज़ ही तो पूरे गांव को याद है, पद्मावत, अखरावत। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक कौन हैं? इतिहास का दर्शन करना है भैया, दर्शन किससे करेंगे? आंखों से करेंगे, और आंखों को क्या बोलते हैं? लोचन। तो क्या होगा? नलिन विलोचन शर्मा, ठीक है, नलिन विलोचन शर्मा, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। हजारी प्रसाद द्विवेदी का पता ही होगा, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। राम स्वरूप चतुर्वेदी का पता होगा, राम का स्वरूप कितना संवेदनशील है, हिंदी साहित्य की संवेदना का इतिहास। और विश्वनाथ मिश्र का हिंदी साहित्य का अतीत। 9वां प्रश्न देखते हैं, असाध्य वीणा साधना के संकेतक है, यानी कि असाध्य वीणा में कृपा के क्या बात हमको देखने में मिलती है? चलो इसकी वो बढ़ा देते हैं। असाध्य वीणा साधना के संकेतक है, ठीक है। प्रियमवद की, प्रियमवद की प्रेमवद की तरह इसकी साधना में, ठीक है। आत्मान्वेषण का आत्मान्वेषण करना पड़ता है, परान्वेषण करना पड़ता है, सांस्कृतिक शोध, समाज से परान्मुख। तीनों गलत है। ये आत्मान्वेषण, खुद के अंदर डूबना पड़ता है किसी भी चीज़ को जानने के लिए। हम दुनिया भर के अंदर खुशहाली या फिर शांति ढूंढने का प्रयास करते हैं। पूरी दुनिया क्या, पूरा संसार घूम लो, अगर खुशहाली या शांति मिलेगी तो तुम्हारे अंदर मिलेगी, तुम्हारे खुद के पास में मिलेगी, पूरे संसार में कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। बहुत अच्छी कविता है, पढ़ना चाहिए। 1954 में प्रकाशन हुआ था इसका। 1961 में ये आंगन के पार द्वार, जिसको ज्ञानपीठ मिला है, उसके अंदर संकलित है, ठीक है, आंगन के पार द्वार अज्ञेय की। यह आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास में रूपक का अद्भुत मिश्रण हो गया है। अरे वाह, इतना प्राचीन है, मतलब बहुत प्राचीन है, ठीक है, कितना प्राचीन है। इसलिए मनु, श्रद्धा और ईड़ा इतना अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, मुझे आपत्ति नहीं है, ये खुद लेखक लिख रहा है। मतलब ये मनु अर्थात मन के दोनों पक्ष, हृदय और मस्तिष्क का संबंध क्रमशः श्रद्धा ईड़ा से भी सरलता से लग जाता है। कामायनी के बारे में ये कथन किसका है? खुद लेखक का ही है, जयशंकर प्रसाद, 1935, कामायनी 15 सर्ग, ठीक है। कौन कौन से हैं बता दूं? चलो बता देता हूँ।
चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, की, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा। ठीक है, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, की यानी कि के, ई मतलब बड़ा ई का, ईर्ष्या, ईड़ा। ठीक है, स्वप्न में संघर्ष और निद्रा, एन से निर्वेद, निद्रा, NDRA निद्रा हो गया। निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। ठीक है, हो जाएगा। दिक्कत आए तो मुझे बता देना, है ना। वाच्यार्थ के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, एक होता है वाच्यार्थ और एक होता है व्यंग्यार्थ। वाच्यार्थ और एक होता है व्यंग्यार्थ। ठीक है, व्यंग्यार्थ मतलब सीधा साधा अर्थ न दे के दूसरे अर्थ में बात करना, और वाच्यार्थ का अर्थ होता है, बताता हूँ, वाच्यार्थ का अर्थ होता है मुख्यार्थ। एक तो होता है मुख्यार्थ, सीधे सीधे बात बोलना, यानी कि सीधे सीधे मतलब अभिधार्थ, अभिधार्थ। ठीक है, मुख्यार्थ, अभिधार्थ, सीधे सीधे बात बोलना, निश्चित अर्थ। तो निश्चित अर्थ, मुख्यार्थ, अभिधा शक्ति द्वारा ज्ञात, अन्यार्थ नहीं होगा बिल्कुल, ये व्यंग्यार्थ होता है। ठीक है, 11वें का 4 उत्तर होगा। 12वां प्रश्न देख लेते हैं। प्लेटो के निम्नलिखित ग्रंथों में आलोचनात्मक सामग्री की दृष्टि से कौन सा ग्रंथ अधिक उपादेय नहीं है, जिसमें आलोचना नहीं की है? उसका नाम है, क्या हो सकता है उसका नाम है? फिलेबुस। ठीक है, फिलेबुस उसका उत्तर होगा, फिलेबुस। बाकी फेद्रुस, इयोन और रिपब्लिक, इसमें कहीं ना कहीं उन्होंने आलोचना की गई है। फेद्रुस, इवोन और रिपब्लिक। ठीक है, फेद्रुस, इवोन, रिपब्लिक। प्रत्ययवादी सिद्धांत दिया था ना, कौन सा सिद्धांत दिया था? प्रत्ययवादी। ठीक है ना, प्रत्ययवादी सिद्धांत। मूलतः दार्शनिक थे, कवि नहीं थे, याद रखना, मूलतः दार्शनिक थे। 427 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था इनका। यह कथन शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास समन्वित रूप से काव्य हेतु है, निम्नलिखित में से किसका है? काव्य हेतु 3 माने हैं बहुत सारे लोगों ने, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। लेकिन मम्मट, माँ सबसे बड़ी शक्ति होती है, म से मम्मट, म से माँ, माँ सबसे बड़ी शक्ति होती है। लोग मम्मट ने प्रतिभा को शक्ति से स्थापित करके प्रतिभा की परिभाषा शक्ति से दी है, याद रखना आप। ठीक है ना, मतलब चीज़ें वही है, लेकिन सबने अपने अपने हिसाब से परिभाषाएं दी है। ठीक है, शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास, याद रखना। इसके अलावा दंडी ने भी प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों का समन्वय एक साथ माना है, याद रखना। हेमचंद्र ने प्रतिभा को मुख्य माना है, और जो व्युत्पत्ति और अभ्यास इसके संस्कार माने हैं कि इसी के अंडर आती चीज़ें हैं। तो निम्नलिखित में से गौण कल्पना की है कौन सी विशेषता है? ठीक है, मेरी बात सुनो। एक होती है मुख्य कल्पना, ठीक है, और एक होती गौण कल्पना। कोलरिज ने सिद्धांत दिया था मुख्य कल्पना और गौण कल्पना का। मुख्य कल्पना वो होती है जो मुख्य होती है, जो हमारे सामने होती है, हम देख के पहचान जाते हैं कि ये शेर है, ये हाथी है, ये घोड़ा है, ये गधा है, ये मुख्य कल्पना है। हमें, हमारी इच्छा नहीं है उसमें बिल्कुल, अनैच्छिक है, पहली बात तो ये, क्योंकि हमें पता चल गया ना, हमारी इच्छा से थोड़े, हमें देखते ही पता चल गया। अचेतन मन हमारे दिमाग में घुसा हुआ था ऑलरेडी कि शेर ऐसा दिखता है। संगठन, क्योंकि वो एक साथ आ गया ना, एक साथ, टुकड़ों टुकड़ों में नहीं आया ना, शेर दिखते हैं, पूरा शेर आया है दिमाग में। ठीक है ना, हाथी दिखते वैसा आया है, चींटी दिखते चींटी आया है। लेकिन गौण कल्पना, अब ये तो हो गई मुख्य कल्पना, लेकिन गौण कल्पना वो होती है जो सामान्य आदमी नहीं देख सकता है, जो कोई महान विरला विद्वान आदमी ही देख सकता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कोलरिज का कथन नहीं है कि मुख्यार्थ जो मुख्य कल्पना होती है वो सामान्य व्यक्तियों में होती है, सब में होती है। इन गौण कल्पना का जो गुण होता है वो विद्वान लोगों में होता है। छोटी से छोटी चीज़ में कुछ ऐसी चीज़ देख लेना अपनी इच्छा से, यानी कि ऐच्छिक होती है, तो उस ऐच्छिक उसकी विशेषता है गौण कल्पना की। वही विघटन टुकड़ों टुकड़ों में करके, है ना, तो ये डी वाला सही है यहाँ पे। गौण कल्पना की विशेषता है ये डी, विघटन। ठीक है, गौण कल्पना सबसे मुख्य है, याद रखना यार। मुख्य कल्पना मुख्य नहीं है, गौण कल्पना मुख्य है, याद रखना। ठीक है, कोलरिज 1872 में जन्म हुआ था, वर्ड्सवर्थ के दोस्त थे। निम्नलिखित में से किसने सुपरमैन की कल्पना की है? जो इंसान को, जो ईश्वर को नहीं मानेगा वही सुपरमैन को मानेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि हम तो ईश्वर को मानते हैं। और ईश्वर को कौन नहीं मानते? जो नीच आदमी होते हैं। और नीच कौन होते हैं? वो नीच नहीं है फ्रेडरिक नीच से, लेकिन ट्रिक से बता रहा हूँ। ठीक है ना, वैसे याद है, फ्रेडरिक नीच से ईश्वर की मृत्यु, इन्होंने घोषणा की है, ईश्वर की मृत्यु। ठीक है ना, सुपरमैन की कल्पना इन्होंने की है, तो नीच से होगा वो। ठीक है, 16वां प्रश्न देखिए। हिंदी स्वराज्य के लेखक हैं, गुजराती में लिखी है, गुजरात में पैदा हुए थे, मोहनदास करमचंद गांधी। पहला उत्तर सही हो जाएगा, हिंदी स्वराज। ठीक है, 17वां देखिए। रेवा तट समय 27वां सर्ग है, ये 27वां समय भी बोलते हैं इसको। पृथ्वीराज चंद्रबरदाय में छप्पैया छंद के राजा चंद्रबरदाय। पृथ्वीराज रासो के वे सारे छंद जिन्हें चंद्रबरदाय ने कवित्व संज्ञा दी है, वे छंद ग्रंथों के दिए हुए कवित्व के लक्षणों से नहीं मिलते हैं। कवित्व संज्ञा के छंद है। अच्छा, तो उसने उसे मतलब कहा तो क्या है उसने?
चंद बरदा यानी कि वो कविता है, लेकिन वो कविता नहीं है, वो एक्चुअली में क्या है, वो छप्पय है, छप्पई चंद है ना। छप्पई चंद का राजा भी बोलते हैं चंद बरदाए को। छप्पई चंद कैसे मिलता है, 4 पंक्तियाँ रोला की, एक पंक्तियाँ मतलब 2 पंक्तियाँ उलाला की, यानी कि एक उलाला छंद और 2 रोला छंद मिला के छप्पया छंद बनता है, 6 पंक्तियों का छप्पया छंद। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। समझ में नहीं आया है वीडियो को रिपीट करके देखो, फिर समझ में नहीं आए कमेंट करो, फिर समझ में नहीं आए तो टेलीग्राम चैनल पर मैंने एक आईडी दे रखी है, वहाँ पे डायरेक्ट मैसेज करो आप। ठीक है, पर पढ़ो, खूब पढ़ो, टेंशन लेके मत पढ़ो, बस ऐसा है। पेपर डिफिकल्ट आए चाहे आसान आए, हमारा हो जाएगा, टेंशन मत लो। पवन चलत वह देख बढ़ावे, अच्छा पवन चलते हैं उसका देह बढ़ जाता है और ज़्यादा, और जल पीवो तो वो जीव गमावे, और जल जैसे ही पीती है मर जाती है बेचारी। है वो प्यारी सुंदर नार, एक सी बहुत प्यारी सुंदर नारी है, नार नहीं है पर वो नार, अच्छा नारी भी नहीं है लेकिन है भी नारी। अच्छा किसके लिए कहा गया, पहेली है ये तो, आग के लिए कहा है। कहो देखा ना, जल पीवत, खुसरो की पहेली है, याद रखना खुसरो की पहेली है। खुसरो का उद्देश्य क्या है याद है ना, धर्म की शिक्षा देना नहीं है, सिर्फ मनोरंजन है। पहले घन आनंद सी थी सुजान कहीं बतिया, अति प्यारी पगी, अब लाए वियोग की लाए बलाए, बढ़ाए बिससी दगनी दगी, और अखियाँ दुखनी कुबानी परी, न कहू लगे न कौन घड़ी सु लगी, और मथी अखियाँ ऐसे दुखने लग गई है कि पता नहीं कौन सी घड़ी में लग गई है अखियाँ। तो किस प्रकार से अलंकारों का यहाँ पर दिखा गया है, मति डोरी थकी न लहे ठीक ठोर, अमोही के मोह विकास मिठास ठगी। कितनी बढ़िया पंक्ति है, घनानंद की पंक्ति है, घनानंद कविता से लिए, घनानंद कविता से। उक्त समय ये हमें लाए में कौन सा अलंकार है, लाए में, ठीक है ना। तो देखो लाए बलाए, ठीक है, लाए और बलाए अलग अलग आ रहा है, लाए और बलाए के अंदर लाई छुपा हुआ है, हमको दिख रहा है वहाँ पे। सबंग यमक अलंकार है यहाँ पे, सबंग यमक अलंकार। अगर लाए और लाए ऐसा कैसा आ जाता ना, लाए और लाए तो अभंग होता, यानी कि लाए ऐसा कैसा आ गया, भंग नहीं हुआ नियम, तो लाए और लाए ये अभंग होता, लेकिन सबंग के साथ आया है ये, मतलब लाए और बलाए, लाए का जो रूप है वो बलाए में चेंज हो गया है। यमक अलंकार है यहाँ पर, और वो भी सबंग सबंग यमक अलंकार। ठीक है, इसमें एक ही शब्द 2 बार आए और दोनों बार अलग अलग अर्थ में आए, ठीक है ना। क्यों, अब लाए वियोग की लाए बलाए, अब लाए हैं यानी कि लाना, वियोग की लाए वियोग की आग लेके आए हैं, और बलाए यानी कि बलाए, ठीक है ना, बलाए बढ़ाए, ठीक है ना। और बीससी दगानी दगी, तो दगा वगैरह प्यार की बातें कर रहे हैं यहाँ पे। घनानंद अपने पूर्व राग के कारण, पूर्व राग के कारण सुजान प्रेमिका से अपनी वार्तालाप कर रहे हैं पंक्तियों के माध्यम से। आयो घोष बड़ो व्यापारी, लाद खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आय उतारी, और फाटक देकर हाटत मांगत, फाटक मतलब सोना, ठीक है। भोरे निपट सुधारी, अरे एकदम बिल्कुल बेवकूफ़ी है क्या, फाटक यानी कि सोने जैसी दिखने वाली चीज़, एकदम जो होता है ना अनाज छिटक में से निकला हुआ कद्दन, जो सोने जैसा दिखता है, पीला पीला दिखता है, वो देखकर और सोना मांग रहा है, ऐसा थोड़े होता है। मतलब निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान देकर सगुण ब्रह्म को खरीदना चाहता है वो, मतलब कि हम सगुण कृष्ण को छोड़ दें उसके निर्गुण ज्ञान के चक्कर में, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बी उत्तर सही है यहाँ पे। घनानंद के भ्रमर गीत सार की पंक्तियाँ ही हैं, और भ्रमर गीत सार के संपादक है शुक्ल जी। काम मंगल से मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल बहुधाम। काम मंगल से मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल बहुधाम। पंक्तियों में क्या स्पष्ट करना चाहते हैं, पहली बात तो यह है कि किसी भी रचना में ना बहुत कम ऐसी रचनाएं मिलेगी, मुझे तो नहीं मिली, जिसमें निवृत्ति मार्ग का प्रतिपादन किया हो, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। पॉजिटिव संसार के लिए कविताएं लिखी जाती एकदम कि लोग पॉजिटिव हो जाएं एकदम, बिल्कुल है ना। तीसरा देखो, निराशा और कुंठा को महत्व दिया है, बिल्कुल नहीं, कभी ऐसा नहीं होता। और काम को ग्रहित बताया, ये भी गलत है, काम ग्रहण योग्य नहीं है। प्रवृत्ति मार्ग का प्रतिपादन, 2 उत्तर सही हो जाएगा, प्रवृत्ति मार्ग है ना। काम मंगल से मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का है परिणाम, और तिरस्कृत उसको तुम भूल बनाते हो असफल बहुधाम, ठीक है ना, इसको तिरस्कार कर दो, वैसा है बिल्कुल। परिवर्तन कविता में पंत के अनुसार परिवर्तन क्या है, परिवर्तन है नायक, है ना, उसका मेन वही है। पल्लव के अंदर संकलित है ये, 1929 प्रकाशन वर्ष से पल्लव का, ठीक है ना। पल्लव के अंदर प्रकृति के मनोरम सौम्य दृश्य वाली कविताएं हैं, लेकिन परिवर्तनी एक ऐसी अपवाद कविता है जिसमें मतलब प्रकृति का कठोर वर्णन किया है, ठीक है ना, चित्रण किया है। तो 22 का उत्तर 1 हो जाएगा, याद रखना। 23वां प्रश्न देखिए,
अब आप इस बसंत को ही लो, ये दिन को तांत की तरह तानता है, पेड़ों पर लाल लाल पत्ते के हजारों सुख तल्ले धूप में सींचने के लिए लटकाता है। अब आप इस बसंत को ही ले लो। कैसी बातें हो रही है, एकदम नॉर्मल बातें हो रही है, एक प्रकार से सरल सपाट है ना। तो मोची मोचीराम मोची नहीं है, शायर है, मतलब ये धूमिल की रचना से, ये तो याद रखो आप, ठीक है। धूमिल की कविताएं ये। मोचीराम नए बिंबों व प्रतीकों में बात करता है, ठीक है, ये भी नहीं है। और मोचीराम बसंत का बयान अपने पेशे की भाषा में करता है, बिल्कुल ये सही है एकदम, जो उसका पेशा है ना उसी भाषा में बयान कर रहा है यहाँ पे, यही 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 इसका उत्तर होगा, सही है ना। हो जाए, डीप जाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। 24वां प्रश्न देखिए। डूब बची लक्ष्मी पानी में, सती आग में बैठ। किस लक्ष्मी जी जो है ना, जो पानी में रहकर भी जिंदा है, बची हुई है, और सती जो है ना आग में प्रवेश करके, पेट मतलब प्रवेश करके भी बच गई है। और जिए उर्मिला करे परीक्षा प्रतीक्षा सहे सभी घर बैठ। फिर उर्मिला फिर भी जी रही है, मतलब ये है कि उसको बाहर नहीं जाने दे रहे। विधि से चलता रहा विधान, ठीक है ना। उपयुक्त पंक्ति में स्त्री की किस मानसिकता का वर्णन किया गया। स्त्री की दुनिया घर तक सीमित है, स्त्री सामाजिक विधान को तोड़ने के लिए उद्यत है, बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे दिखाया ही नहीं है। स्त्री विपरीत परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम है, ये भी यहाँ पे नहीं दिखाया गया है, क्योंकि सक्षम सक्षम है भी सही, सामना भी कर लेगी तो क्या कर सकते हैं। लक्ष्मण के पास तो उर्मिला जा नहीं सकती है ना, घर के अंदर ही बैठी रह सकती है। पहला ही सही होगा यहाँ पे, स्त्री की दुनिया घर तक सीमित है। स्त्री अपने दुख को उत्सवधर्मी बनाना चाहती है, ऐसा भी नहीं है ना। पहला सही है, स्त्री की दुनिया घर तक सीमित है, ठीक है। साकेत की पंक्तियाँ थी ये, साकेत का प्रकाशन वर्ष 1931 है, मैथिली शरण गुप्त का लिखा हुआ, ठीक है ना, साकेत। 25वां प्रश्न देखिए। यह एक ऐसा इतिहास है जो लोकमानस की भागीरथी के साथ बहता और फैलता है और जनसामान्य के सांस्कृतिक पुख्तापन में जिंदा रहता है। चलिए ठीक है, यह वक्तव्य किस उपन्यास के आरंभ में रचनाकार के द्वारा लिखा गया है। चलिए देखते हैं। जिंदगी नामा, दिरोदानी, समय सरगम, मित्रों मरजानी। अब हमें याद होना चाहिए यार, हमारे सिलेबस में तो इनमें से सिर्फ जिंदगी नामा लगा हुआ है, ये तीनों हमारे नहीं लगे हुए हैं। बात मानी कि ये तीनों की तीनों रचनाएं भी कृष्णा सोबती की है, और जिंदगी नामा भी कृष्णा सोबती का ही है, ठीक है। परंतु जो ये पंक्तियाँ दी गई है ये है जिंदगी नामा से। जिंदगी नामा का प्रकाशन वर्ष 1979 है, ठीक है, 1980, 79 80 याद रखना। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे नहीं समझते बेचारे, 79 भी बोलते हैं। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि नारी परीक्षा नहीं चाहती, प्रेम चाहती है। परीक्षा गुणों को अवगुण, सुंदर को असुंदर बनाने वाली चीज़ है, प्रेम अवगुणों को गुण बनाता है, असुंदर को सुंदर। कितनी बढ़िया शब्दावली इस्तेमाल की गई है ना। तो सबसे पहले तो ये देखो, गोदान का अगर ये कथन है तो धनिया हो रही तो वैसे ही खारिज कर दो, क्योंकि ये तो गांव वाली भाषा लग रही है। क्या धनिया हो रही, दुनिया गोबर, ये तो गांव वाली भाषा बोलते हैं ना कहीं ना कहीं, और ये तो एकदम सभ्य शहरी वाली दिमागी वाली भाषा है, ठीक है। तो गोविंदी और खन्ना होगा या तो, या मालती और मेहता होगा। गोविंदी और खन्ना इसलिए नहीं हो सकता है तो पति पत्नी है बेचारे, इनके तो वैसे ही बहुत ज़्यादा विडम्बना चल रही है लाइफ में। मालती और मेहता दोनों कुंवार है, प्रेमी एक दूसरे के, कहीं ना कहीं इनका दिखाया गया है हल्का हल्का सा। तो पहला उत्तर सही हो जाएगा, मालती और मेहता का संवाद है ये, 1936 प्रकाशन वर्ष है, प्रेमचंद का उपन्यास है। मेरठ के सर्वसुख नामक एक अग्रवाल बनिया था, यहाँ से शुरू होने वाली कृति कौन सी है। उसका नाम है देवरानी जेठानी की कहानी, सिलेबस में लगा हुआ है, 1870 प्रकाशन वर्ष है, पंडित गौरी दत्त शर्मा इसके लेखक हैं, ठीक है ना, याद रखना। 72 इसका है, 1872। भाग्यवती का 77 है, इसका 80 है। 90 है, 90। साई हिंदू का 90 है, ठीक है ना। तो ये याद रखना आप। परीक्षा गुरु जो कि 1882 अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, लाला श्रीनिवास दास का है। लाला भगवान दीन नाम से एक इसमें पात्र आता है। अध्याय परिच्छेद के स्थान पर प्रकरण का इस्तेमाल किया गया है, प्रकरण, दो उत्तर सही। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार को अपने महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। झोपड़ी की बात हो रही है, गरीब की बात हो रही है, महिला की बात हो रही है, बूढ़ा की बात हो रही है, एक टोकरी भर मिट्टी। हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है ये, 1901, माधवराव सप्रे की कहानी है, ठीक है। बाकी पूस की रात, सोमबदिया, ठाकुर का कुआं, पता होगा इसे कौन है, कथा सम्राट, प्रेमचंद की कहानी आएंगी। ईदगाह कहानी में मोहसिन जो होता है मेले में क्या खरीदता है, 1933 प्रकाशन वर्ष, प्रेमचंद की कहानी है ये।
मोहसिन खरीदता है भिश्ती, मोहसिन तो खरीदता है भिश्ती। हामिद का प्रेम इसमें दिखाया गया है दादी के प्रति। चंद्रधर शर्मा गुलेरिया की कहानी नहीं है, 3 कहानियाँ जीवन में रची है, इसके अलावा बाकी निबंध लिखा है इन्होंने, आलोचनाएँ भी लिखी है बहुत सारी। बहुत अच्छे लेखक है, उसने कहा था बहुत अच्छी कहानी है। बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन, ये तीनों कहानियाँ हैं। कछुआ धर्म इनका निबंध है, ठीक है, निबंध है। मारेसी मोही कुठाव, ये भी एक इनका निबंध है। मारेसी मोही कुठाव है ना, ये भी इनका निबंध है, याद रखना। 32वां प्रश्न देखते हैं। निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी नहीं है। अच्छा, ये कहाँ से आ गया? अंदर से भैया, यूँ पूछोगे आप। अंधेरे में भी है, दूसरी दुनिया भी है, पिछली गर्मियों में भी है, बादलों के घेरे में नहीं है। बादलों के घेरे में कृष्णा सोबती का बहुत फेमस कहानी है, ये कहानी संग्रह है। 1948 में इनके अंदर एक कहानी छपी थी, सिक्का बदल गया, सिक्का बदल गया। याद रखना चाहिए था आपको कि कृष्णा सोबती का है बादलों के घेरे में। अब आप पूछोगे यार कि चलो ठीक है, ये तो आ गया, पर निर्मल वर्मा की अंदर से कहानी आई है, इनको कैसे याद करेंगे? अरे भाई, तुम्हारे पास सिलेबस में परिंदे तो लगा हुआ है ना, तो परिंदे कहानी संग्रह के अंदर 7-8 कहानियाँ संकलित है ना, 7 होगी या 9 होगी, कमेंट करके बताओ कितनी है। उनमें से ये नाम ये है। अब उनमें से नाम तो याद कर ही सकते हैं ना, करने भी चाहिए हमें, ठीक है ना, वही कहानी आई है। 33वां प्रश्न है। अंधेर नगरी के आधार पर कहा जा सकता है कि भारतेंदु की साहित्य संबंधित अवधारणा। अब देखते, अंधेर नगरी 1881 नाटक है, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का, एक रात में लिखा था। साहित्य बैठे ठालों का विलास है, गलत कभी नहीं कह सकते इसे। साहित्य नगरजनों का मनोरंजन हेतु है, ऐसा भी कभी उनका उद्देश्य नहीं रहा है। साहित्य ग्रामीण जनों की शिक्षा के लिए है, ये तो उन्होंने कहा तो है, पर इस नाटक का उद्देश्य नहीं है। साहित्य की सामाजिक भूमिका होती, साहित्य सामाजिक भूमिका होती, बिल्कुल सही उत्तर है, चौथा एकदम सही है, अंधेर नगरी 1881। बाकी वैदिक हिंसा न हिंसा बहुति, विशस्य विस्मोदनम, श्री चंद्रावली, नील देवी, ठीक है, सती प्रताप, ये इनके ओरिजिनल नाटक है, मौलिक। 34वां प्रश्न देखिए। विजय तृष्णा का अंत पराभव में होता है, अलेक्जेंडर। राजसत्ता सुव्यवस्था से बड़े तो बढ़ सकती है, केवल विजय से नहीं। चंद्रगुप्त 1931 में लिखा गया नाटक है, जयशंकर प्रसाद का। दांडायन का कथन है, दांडायन, ठीक है ना, 2 उत्तर सही हो जाएगा। ये जो पंक्तियां हैं, ये दांडायन की बोली हुई है, ठीक है ना, दांडायन। जो अगर ये पात्र याद नहीं होते ना, चंद्रगुप्त के, ध्रुव स्वामी के, स्कंदगुप्त के, कन्फ्यूज होते हो, कमेंट कर देना, मैं तीनों का एक साथ बता दूंगा, ऐसे चित्र बनाऊंगा, फिर याद हो जाएगा, है ना। और अगर दिक्कत आ रही हो, पढ़ने का इच्छा हो, तो आप इनके प्ले देख सकते हो। प्ले बहुत HD क्वालिटी में होते हैं, अच्छे खासे होते हैं, मतलब पूरा का पूरा नाटक उस प्ले के अंदर होता है, यूट्यूब में मिल जाएगा प्ले, है ना, प्ले यानी कि नाटक। 35वां प्रश्न देखिए कि समस्त मानव जीवन के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं। भाव या मनोविकार, खुद नहीं बोल दिया शुक्ल जी ने, भाव या मनोविकार ही होते हैं। मनुष्य की प्रवृत्तियों की तह में अनेक प्रकार के भाव ही प्रेरक के रूप में पाए जाते हैं। मनुष्य की प्रवृत्तियों की तह में, अंदर यानी कि तह यानी कि अंदर, अनेक प्रकार के भाव ही प्रेरक के रूप में पाए जाते हैं। शील या चरित्र का मूल भी भावों के विशेष प्रकार के संगठन में समझना चाहिए। ये किस निबंध से हैं? ये भाव या मनोविकार निबंध से हैं, शुक्ल जी का निबंध है ये, शुक्ल जी का। तुम चंदन हम पानी, ये विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। तुम चंदन हम पानी, विद्यानिवास मिश्र का। 36वां प्रश्न देखिए। युगों के अनवरत प्रवाह में बड़े बड़े साम्राज्य बह गए, संस्कृतियाँ लुप्त हो गई, जातियाँ मिट गई, संसार में अनेक असंभव परिवर्तन संभव हो गए, परंतु भारतीय स्त्रियों के ललाट में विधि की ब्रज लेखनी से अंकित अदृष्ट लिपि नहीं धुल सकी। स्त्रियों की दशा पहले भी वैसी ही थी, आज भी वैसी ही है, समाज में परिवर्तन नहीं आया है। तो सबसे पहले तो ये मान के चलो कि आचार्य प्रसाद द्विवेदी और भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियाँ नहीं हैं, ये स्त्री के ऊपर लिखी गई, ये स्त्री की ही पंक्तियाँ हैं ये। अब इन दोनों में से बड़ी तो वैसे 2 साल बड़ी तो सुभद्रा कुमारी चौहान है, लेकिन विख्यात ज़्यादा कौन है? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की पंक्तियाँ आई हैं, महादेवी वर्मा ने अपने निबंध संग्रह श्रृंखला की कड़ियाँ, उसमें से ये पंक्तियाँ ली गई है ये, ठीक है, याद रखना। थोड़ा सा ट्रिक समझो चीज़ों की। यूजीसी नेट कोई डिफ़िकल्ट पेपर नहीं है दोस्तों, बस थोड़ा ट्रिक समझने की ज़रूरत है इनकी। जितने भी पेपर हुए हैं ना 2019 तक, 2023 से लेके, सब ध्यान से देखो उनको, ध्यान से करो उनको, ठीक है ना, तो वो जो ट्रिक है ना, वो पकड़ में आ जाएगी आपको। 37वां प्रश्न है कि जैसन कहत बाड़ा जोगी, वैसन बढ़त बाड़े रोगी, बड़ ससत या सहबा राम। उपयुक्त पद किस आत्मकथा से उद्धृत है? अब खुद नहीं कर दिया ये।
तिरस्कृत सूरजपाल चौहान की है, ये सूरजपाल चौहान की लिखी हुई आत्मकथा है। पर इसका आंसर तिरस्कृत नहीं है, वो तो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए लिखा है मैंने। हाथ से आफुदरी ये है, लेकिन जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा मूर्धैया। मूर्धैया की पंक्तियाँ हैं, ये दलित आत्मकथा है, ये भी एकदम। तुलसी राम की आत्मकथा है ये, तुलसी राम की मूर्धैया। 2010 प्रकाशन वर्ष इसका 2010। कितना है? 2010 तुलसी राम। ठीक है। उसके अलावा हाथ से किसकी बताओ, और आपूद्री किसकी है? रमणीका गुप्ता की है ना ये तो। हाथ से आपूद्री, देखो बताना किसकी है, मुझे कंफ्यूज हो रहा है थोड़ा सा हाथ से और आपूद्री में थोड़ा सा है ना। एक तो रमणीका गुप्ता की है मुझे लग रहा है, ठीक है ना। कमेंट करके बताओ एक बार। 38वां प्रश्न देखिए। हाँ दोस्तों, हाथ से और आपूद्री दोनों की दोनों रमणीका गुप्ता की है ये, ठीक है ना। चेक कर लिया मैंने। कन्फ्यूज हो जाता है यार बहुत सारा, एकदम इतना सारा डिटेल में इतना साहित्य भरा पड़ा है। अरे यायावर याद रहेगा किस विधा की रचना है दोस्तों ये जानबूझ के पूछा ही एक प्रश्न है इन्होंने, ऐसा है बिल्कुल। ठीक है। 2 ही यात्रा वृत्तांत लिखे हैं इन्होंने, यात्रा वृत्तांत। ठीक है। किन्होंने लिखे? अज्ञेय ने 2, एक बूंद सहसा उछली और अरे यायावर याद रहेगा। यात्रा साहित्य है ये। अरे यायावर याद रहेगा की PDF मिल जाएगी आपको, और इसके अंदर है ना बहुत सारे चैप्टर दे रखे हैं अलग अलग, ठीक है ना, संस्मरणात्मक टाइप से। तो उनको पढ़ना जरूर, क्योंकि उनके टॉपिक तो याद ही कर लेना, पूछे जाते हैं, ऐसा है बिल्कुल। परशुराम का तुर्खम, मांजुली, एलूरा, ये सब नाम दिए हुए हैं उसमें, पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। और एक प्रश्न ये भी आता है कि अरे यायावर याद रहेगा, वो तो भारतीय यात्राओं का यात्रा वृत्तांत है। और एक बूंद सहसा उछली, ये जो विदेशी यात्रा है ना उनका यात्रा वृत्तांत है ये, ठीक है, याद रखना। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कौन सी नहीं है? चलिए ठीक है, बताते हैं कौन सी नहीं है। ठीक है। अब एक तो हमको पता है कि सबसे पहले तो इन्होंने क्या भूलो क्या याद करो लिखी थी 1869 में, 1969 में, ठीक है। उसके बाद लिखी थी 1972 के आसपास, बसेरे से दूर, ठीक है। नीड़ का निर्माण फिर लिखी थी, ठीक है, 1800 पहले ये, फिर उसके बाद नीड़ का निर्माण फिर बसेरे से दूर, और सबसे लास्ट में लिखी थी 10 द्वार से सोपान तक। 10 सबसे लास्ट में आता है ना, इसलिए 10 द्वार से सोपान तक, ये 3 लिखी थी। ये भी है, ये भी है, ये भी है। आज के अतीत नहीं है, ठीक है, याद रखना। आज के अतीत किसकी है? भीष्म साहनी, भीष्म साहनी की है। 2003 प्रकाशन वर्ष है इसका, ठीक है। अतीत, अतीत में दिख रहा है 3 के जैसा, याद रखना। आज के अतीत 2003 भीष्म साहनी, आज के अतीत 2003 भीष्म साहनी। आवारा मसीहा शरद चंद्र का जन्म स्थान कहाँ दर्शाया गया है? देवानंदपुर, इसका उत्तर होगा। विष्णु प्रभाकर की है ये, जीवनी है ये, ठीक है ना, जीवनी है। और ये विष्णु प्रभाकर ने लिखी है आवारा मसीहा शरद चंद्र के ऊपर। देवानंदपुर इसका आंसर हो जाएगा। 41वां प्रश्न देखिए। रीति साहित्य के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन कौन सा है? चलिए पढ़ते हैं। मान के चलना कि हजारी प्रसाद द्विवेदी यहाँ नहीं लिखा हुआ है, तो अपने हिसाब से बताओ कि रीति काव्य के बारे में क्या होना चाहिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी को भूल जाओ एक बार के लिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी कोई अलग से थोड़े ना पॉइंट लेके आएंगे यार, वही पॉइंट लेके आएंगे जो आपने पढ़े हैं। पहला पॉइंट है रीति काव्य मादक कविता का साहित्य है। एकदम सही बात है, बिल्कुल मादक कविता है, उसमें कहीं ना कहीं काम, क्रीड़ा, लक्षण वगैरह बहुत सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं ना, तो है सही। रीति कविताएं पाठकों में सामाजिक चेतना का भाव भी पैदा करती है। न तो सामाजिक चेतना मिलती है, न राष्ट्रीय चेतना मिलती है, दोनों ही नहीं मिलती है। 1-2 जगह मिलती गौण मात्रा में, वो भी राष्ट्रीय चेतना। सामाजिक तो बिल्कुल भी नहीं मिलती। लोगों की पढ़ी नहीं है इनको, जनता की बिल्कुल नहीं पढ़ी हुई है इनको, सिर्फ राजा का काम वाम करने से ही फुर्सत नहीं मिलता है इनको, ऐसा है बिल्कुल, राजा के अंदर है मतलब है प्रकाश। सी ऑप्शन है कि रीति साहित्य में चित्रित नारी अपनी महिमा से महियसी नहीं बन पाई है। ठीक है, एकदम सही कह रहा है ये कि नारी अपनी महिमा से महियसी नहीं बन पाई है, यानी कि अपनी महिमा को उजागर नहीं कर पाई है, समाज में अपना नाम नहीं कर पाई है। एकदम सही बात है। रीति काव्य में बिल्कुल नारी को उस टाइम पे कहाँ हम पढ़ते हैं कि कोई कवयित्री है, ऐसा नहीं पढ़ते ना। भक्ति काल में फिर भी मीरा को पढ़ते हैं हम, ऐसा है। सही है ये भी, सी भी एकदम। ऋतिक कवि दरबारी मनोवृत्ति से परिचित होने पर राज्याश्रय से विमुख होने लगे। नहीं होने लगे, वो तो और ज़्यादा उसमें जाने लगे अंदर कि पैसा मिलेगा और लिखेंगे, पैसा मिलेगा, ठीक है ना। डी गलत है ये, ठीक है ना। विमुख नहीं होने लगे, सम्मुख होने लगे, उधर जाने लगे, ठीक है ना। ए और सी सही है, पहला उत्तर, ठीक है, ए और सी।
41 में पहला। हिंदी साहित्यकारों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन से हैं, यानी कि उनके ऊपर। अब हिंदी साहित्यकारों में महासमर, ये तो महासागर है, मतलब वो तो वही महाभारत के ऊपर है, तो नरेंद्र कोहली का ये है। एक तो बी वाला तुलसीदास की जीवनी बोलते हैं ना इसको, तुलसीदास की जीवनी। मानस का हंस 1972, अमृतलाल नागर। बाणभट्ट क्या आत्मकथा, ये किसी साहित्यकार की जीवनी नहीं है। बाकी इसका प्रकाशन 1946 है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का पहला उपन्यास है। खंजन नयन, हाँ ये जरूर जीवनी है। किसकी जीवनी है, किसकी है, सूरदास की। ठीक है, किसने लिखी है, अमृतलाल नागर ने। 1981 में। कब लिखी है, 1981 में। ये कब लिखी है, 1972 में। ठीक है, बी और डी कहाँ है, बी डी ये रहा पहला। ठीक है भाई, इसमें एक अमृतलाल नागर। निम्नलिखित में से भिखारी दास की रचनाएं कौन कौन सी है। काव्य निर्णय भी है, श्रृंगार निर्णय भी है। ठीक है, छंदार्णव पिंगल भी है, छंदार्णव पिंगल ये भी है। रस सारांश भी है, रस सारांश भी है, रस सारांश भी है। ठीक है, छंदार्णव पिंगल, रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय भिखारी दास की रचना है। अंग दर्पण रसलीन की है, किसकी है, रसलीन की है। रस पीयूष नदी किसकी है, सोमनाथ की है, किसकी है, सोमनाथ की है, किसकी है, सोमनाथ। सोमनाथ किसे बोलते हैं, रस का पीयूष करना एकदम होता है ना, वो मदिरा वगैरह को सोम सोम बोलते हैं ना, सोम रस वगैरह। तो रस पी रहे हैं एक प्रकार से मान के चलो। ए और सी इसका उत्तर होगा, पहले में ए और सी। ऋतिकाल का कौन सा फेवरेट कवि आपका, बताओ एक बार कमेंट करके। ऐसा है, मुझे तो घनानंद ज़्यादा अच्छा लगता है, घनानंद मेरा फेवरेट है, पढ़ने में मज़ा आता है उनको। ऐसा है, आपका बताओ आपको कौन सा अच्छा लगता है। 44वां प्रश्न देखिए। जय न मित्र दुख हुई दुखारी, कि जय न मित्र दुख हुई दुखारी, कि जो मित्र के दुख में दुख नहीं होता, तीनों ही विलोकत पातक भारी। अरे वो तो बहुत ज़्यादा एकदम पतित आदमी है एकदम, बिल्कुल है ना, तो उसको सही मत समझना। अब इस पंक्ति को भूल जाओ, अब चौपाई में क्या पढ़ा। अब अपने हिसाब से तुम्हें जो सही लगता है ना वो उत्तर देना, कि रियल लाइफ में क्या होना चाहिए, रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। अब ऑप्शन पढ़ो, कि जो मित्रों के दुख से दुखी नहीं होता उसे देखना भी पाप है। एकदम सही कथन है बिल्कुल, क्योंकि जो देख मित्रों के दुख से दुखी नहीं होता उसे तो देखना भी पाप है ना एकदम, तो सही है ये, तो ये एकदम सही है। बी है कि मित्रों के दुख से दुखी होना उचित होते हुए भी जरूरी नहीं है। कैसे जरूरी नहीं है, बहुत जरूरी है यार, ऐसा है बिल्कुल। मित्रों के दुख में हमेशा दुखी होना ही चाहिए। ठीक है ना। सी है मित्रता ऐसी हो जिसमें लाभ हानि की भावना छिपी हो, कभी नहीं होनी चाहिए, स्वार्थ कहलाएगा वो तो। डी है मित्रता का निर्वहन न करने वाले को देखना ही पाप है, एकदम सही बात है ये भी, कि मित्रता का निर्वहन न करने वाले को भी देखना ही पाप है। ए और डी यहाँ पे सही उत्तर होगा, पहला उत्तर, पहला सही उत्तर होगा। ठीक है, 44 में एक। 45वां देखिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं नहीं हैं, बताते हैं कौन सी नहीं है। सत्सई श्रृंगार है, प्रेम माधुरी भी है बिल्कुल। उमर खयाम की रुबाइयाँ ये नहीं है, ये हरिवंश राय बच्चन ने लिखी है ये तो, उमर खयाम की। जॉर्ज वर्धना ये श्रीधर पाठक की है, श्रीधर पाठक। ठीक है, श्रीधर पाठक। ए और बी सही उत्तर हो जाएगा, ए और बी, तीसरा ऑप्शन। 46वां प्रश्न देखिए। शाब्दी व्यंजना के प्रकार बताइए। शाब्दी व्यंजना, सबसे बड़ी ट्रिक यही है कि शाब्दी व्यंजना में व्यंजना तो आएगा ही नहीं, व्यंजना के अलावा सब आएंगे, शाब्दी व्यंजना में ये तो आएगा ही नहीं। लक्षणा और अभिधा ये दोनों आएंगे। ठीक है ना, 3 प्रकार के होते ना, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, तो व्यंजना के अलावा बाकी दोनों आएंगे, तो अभिधा भी होगा, लक्षणा भी होगा। ध्वनि के 2 भेद बताएं, कौन कौन से बताएं, अभिधा मूला और लक्षणा मूला, किसने बताएं, आनंद वर्धन ने। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार आया हुआ है। वो यूँ दे के पूछ लेता है कि ध्वनि के 2 भेद ये होते हैं, अभिधा मूला और व्यंजना मूला, रवि गलत है। अभिधा मूला और लक्षणा मूला यही 2 भेद होते हैं ध्वनि के। बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि व्यंजना में, व्यंजना नहीं होता है, व्यंजना इनके अंदर खुद कुछ छिपी हुई होती है, कहीं ना कहीं इनके अंदर ही व्यंजना का भाव होता है। ठीक है ना, तो बी और सी इसका सही उत्तर है, दूसरा वाला उत्तर सही हो जाएगा, 2। आइए रिसर्च की दृष्टि में काव्य की भाषा की विशेषता है। ठीक है, छद्म कथन की प्राथमिकता, बिल्कुल ठीक है एकदम, कथन सीधा सीधा स्पष्ट नहीं होना चाहिए, एकदम बढ़िया तरीके से लिखो। सूचनात्मक अर्थ की प्राथमिकता, ये तो नहीं कहा था। रागात्मक अर्थ सभी, बिल्कुल रागात्मकता बहुत ज़रूरी है यार, उसके बिना काव्य काव्य नहीं लगता। तथ्यात्मक अर्थ की प्राथमिकता बिल्कुल भी नहीं ज़रूरी है, बिल्कुल नहीं है। ए और सी, फैक्ट, फैक्ट लाके क्या करोगे इसमें काव्य में। आइए रिसर्च की दृष्टि में काव्य भाषा की विशेषता है, ए और सी, यानी कि तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, 3। 48वां प्रश्न देखो,
कि रेवा तट में वर्णित गजनी नरेश की मुक्ति से संबंधित कौन सी बातें सही है। चलिए ठीक है, गजनी नरेश के अमीरों ने दंड स्वरूप हाथी घोड़े और मणिमाणिक्य देकर गौरी को बंधक गृह से मुक्त कराया। ठीक है, खिचरी खान और दूसरे संतान के दबाव में आकर पृथ्वीराज, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि पृथ्वीराज चौहान दबाव में आ जाए। सुल्तान सुलह और शांति स्थापित करके पृथ्वीराज ने गजनी नरेश को सम्मान उसके घर भेजा और पृथ्वीराज ने गजनी नरेश को पुनः युद्ध न करने की चेतावनी देकर भगा दिया था। ये गलत है, ठीक है, ये भी पुनः युद्ध मतलब फिर लड़ेंगे कैसा है, बिल्कुल ए और सी सही उत्तर होगा यहाँ पे। ए और सी तीसरा उत्तर सही होगा दोस्तों। दूसरा मतलब ए और सी दूसरा है ना, दूसरा 27वां सर्ग है, इसमें 27वां समय भी बोल सकते हैं इसको, याद रखना ठीक है। और एक पद्मावत समय भी है, पद्मावत समय इसमें, ठीक है। किसमें? पृथ्वीराज रासो की जो रचना लिखी है ना, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई द्वारा, ठीक है। तो उसके बेटे जलहन ने पूरी की थी बाद में, जलहन। दुखिया सब संसार है खाए और रोए, और दुखिया दास कबीर है जागे और रोए। व्यंग्य करके लिख रहा है यहाँ पे कबीर, व्यंग्य कर रहा है संसार के ऊपर कि सारों को पता है कि नश्वर है संसार, फिर भी मजे कर रहे हैं एकदम बिल्कुल। तो उसके ऊपर व्यंग्य करा है। क्या है? इस संसार के सभी लोग भौतिक रूप से सुखी और समृद्ध है, कहाँ सुखी हैं, बिल्कुल रोते रहते हैं हमेशा। आर्थिक अभाव के कारण कबीर दुखित है, टेंशन ही नहीं है आर्थिक वगैरह की, तो क्या ही करेंगे, आर्थिकता उसे क्या काम, उनको कौन सा मर्सिडी खरीदनी है। कबीर को संसार की नश्वरता का बोध था, इसलिए उनमें इससे मुक्त होने की तड़प थी एकदम, क्योंकि संसार नश्वर है, ईश्वर में विलीन होना ही, परम तत्व में विलीन होना ही जगत का सार है। तो सी सही है। दुनिया के लोग संसार की नश्वरता के बारे में जानते हुए भी बेपरवाह थे, डी भी एकदम सही है, ठीक है ना। बेपरवाह सो रहे हैं एकदम, पता है भाई संसार नश्वर है फिर भी। सी और डी तीसरा उत्तर। 50वां प्रश्न देख लेते हैं। आए जोग शिखावन पांडे पद से संबंधित सही तथ्य है, कौन सा है भैया, देखते हैं। ये पांडे किसको बोल रहे हैं? आए जोग सिखावन पांडे, अरे वाह पांडे जी, तुम तो योग सिखाने आ रहे हो, बहुत बढ़िया। गोपियाँ बोल रही हैं उद्धव को, कैसे बोल रही हैं? पहला ऑप्शन देखो, गोपियाँ खुश होकर कहती है कि पंडित जी में ज्ञान देने आए। खुश होकर बिल्कुल नहीं करी, व्यंग्य में करी, मजाक करते हुए कर रही है, पहला गलत हो जाएगा। हमारे परम धाम कृष्ण है और हम उसी में प्रेम करती रहेंगी, भी सही है। दूध घी और भात खाने से भूख मिटती है, वह खाने से नहीं मिटती, ये भी सही बात है। गोपियाँ कहते हुए है कि उद्धव जी हमारे गांव में चोर पकड़ने आए, ऐसा वैसा तो नहीं कहा उन्होंने, ठीक है ना। डी गलत है, बी वो सी सही है यहाँ पे, दूसरा उत्तर, ठीक है, 50 का दूसरा। इक्यावनवां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इक्यावनवां प्रश्न क्या कहता है कि नीरक सखी ये खंजन आए गीत से संबंधित तथ्य कौन कौन से हैं, ठीक है। नीरक सखी ये खंजन आए अर्थात मतलब खंजन का मतलब हो गया कि एक प्रकार से काम प्रेम एक प्रकार से उमड़ के आ रहा है अंदर, शरीर के अंदर, किसके अंदर? उर्मिला के अंदर। उर्मिला की पंक्तियाँ ही है, जो अपना काव्य है ना साकेत, 1931 में लिखा गया था, मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है दोस्तों, ये महाकाव्य। कहा जाता है कि रामचरितमानस के बाद भगवान राम के ऊपर कहा जाए तो ये एक बहुत अच्छा महाकाव्य लिखा गया है, ठीक है। तो निरख सखी ये खंजन आए गीत से संबंधित तथ्य कौन कौन से हैं, चलिए पढ़ते हैं कौन कौन से हैं। मेरे प्रिय ने अयोध्या की ओर रुक करके मेरा ध्यान किया है, इसलिए उनकी आंखों के प्रतीक यहाँ खंजन दिखाई देने लगे हैं। चलो एक बार होल्ड करते हैं इसको। उर्मिला कहती कि मेरे प्रिय ने मेरा ध्यान किया इसलिए कामदेव डर कर भाग गया, ऐसा तो कुछ नहीं है। उन्होंने मेरा ध्यान किया और मुस्कुराई है, इसलिए यहाँ कमल खिल उठे हैं, ये भी सही बात है। और मैंने भी ध्यान करके अपने हृदय दर्पण में प्रिय की छवि देख ली है, बिल्कुल सही बात है। दोनों कथन यहाँ पे सही है ये दोस्तों, ठीक है। सी और डी कथन यहाँ पे सही है, ये है ना, निरख छवि है खंजन आए, ठीक है। उर्मिला का कथन है ये। 12 सर्ग है इसमें, साकेत में 12 सर्ग है। 9वां सर्ग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, 9वां सर्ग में इसका सार है कहीं ना कहीं, इस पर जान बसी हुई है 9वें सर्ग में। 52वां प्रश्न देखिए। नीरव मुरली कलरव चुप अली कुल थे बंद नलिन में। अच्छा, नीरव मुरली, ठीक है ना, मुरली का स्वर एकदम बंद था, कलरव चुप था, ठीक है। अली कुल थे यानी कि भ्रमर, ठीक है। बंद नलिन में, ठीक है, बंद थे एक प्रकार से। और कालिंदी बही प्रणय की इस तमो में हृदय पुलिन में, और फिर हृदय में कालिंदी बही यानी कि यमुना नदी ने प्रेम का विस्तार कर दिया, यानी कि सब कुछ पहले अंधकार में थे, अब कालिंदी प्रवाहित हो उठी है। अब पढ़ते हैं क्या है इसका अर्थ। आंसू की पंक्तियाँ हैं, आंसू जो है ना, जैसे का प्रसाद का 1925 में।
उसकी पंक्तियाँ ये कि दुखी और अंधकारमय हृदय में प्रेम की कालिंदी प्रवाहित हो उठी। बिल्कुल सही बात है, ये देखो साफ साफ दे रखा है यहाँ पे, है ना। नीरवता पहले, ठीक है ना, चुप था, ये पंक्ति से है ना बंद था एकदम, अब कालिंदी बही है ना, बह चुकी है। पकड़ा करो, ऐसे अर्थ पकड़ा करो, कुछ भी टूटा फूटा अर्थ निकाला करो। दुखी और अंधकारमय हृदय में प्रेम की कालिंदी प्रवाहित हो उठी। प्रेम में आबद्ध व्यक्ति परम शांति और सुख का अनुभव कर रहा है। चलो ये भी एक बार होल्ड करते हैं। और दुखी हृदय में व्याप्त अंधेरे को प्रेम की यमुना भी नहीं बहा सकी। ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पे यमुना ने बहा दिया। और बांसुरी के स्वर मौन थे, इसलिए भोरे भी गुंजार नहीं कर रहे थे। ये भी गलत है, ये बी सही होगा यहाँ पे कि प्रेम में आबद्ध व्यक्ति परम शांति और सुख का अनुभव कर रहा है। ये दोनों कथन सही है, प्रेम से संबंधित है ये नेगेटिव बातें गलत हो जाएगी। ए और बी सही उत्तर हो जाएगा, 2 उत्तर सही हो जाएगा यहाँ पे। 53वां प्रश्न देखते हैं 53 कि मानस का हंस उपन्यास 1972 तुलसीदास जी के ऊपर अमृतलाल नागर का, खंजर नयन 1981 सूरदास के ऊपर। ठीक है, याद रखना। राम और काम का द्वंद्व बिल्कुल है। पत्नी के प्रति अतिशय आसक्ति, दोनों सही है यहाँ पे। ये सांसारिकता के प्रति आसक्ति गलत है। और काशी की वेश्या के प्रति सफल प्रेम नहीं है, असफल प्रेम था। ठीक है, आसक्ति थी, ठीक है, असफल है। ए और बी सही है। राम और काम का द्वंद्व बताया गया है, पत्नी के प्रति अतिशय आसक्ति, जिसके कारण उन्होंने रस्सी को भी सांप को रस्सी समझ लिया था। ठीक है ना, बहुत अच्छी स्टोरी है, पढ़ना कभी मजा आ जाएगा पढ़ के। ए और बी है ना, कि तुलसीदास किस प्रकार से, तुलसीदास पहले कैसे थे बाद में कैसे, फिर तुलसीदास नाम से इतने विख्यात हो गए। वो तुलसीदास की जीवनी है, वो बहुत अच्छी है। तमस उपन्यास 1973 भीष्म सहानी संप्रदाय और विभाजन से संबंधित है। ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम गलत, बहुत पहले हो गया था। तो विभाजन की पृष्ठभूमि सांप्रदायिक विद्वेष सही है। ठीक है, ये गलत है। बी और सी, ठीक है, बी और सी सही है। चौथा सही है। कहा जाता है कि इसकी कथा 5 दिन की कथा है बस। तमस उपन्यास की कथा 5 दिन की है। दंगा फसाद होता है एकदम, बहुत ज़्यादा हत्या होती है इसमें। लेकिन 5वें दिन ऊपर से एक वो हवाई जहाज़ निकलता है, तो सब लोग खामोश हो जाते हैं डर के मारे एकदम। और ऐसा लगता है कि मानो कुछ हुआ ही नहीं था उससे पहले, क्योंकि उनको डर लगता था कि थोड़े टाइम पहले जब जैसे कि हीरा हो रही थे ना, वो हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिरे थे, न्यूक्लियर बम, वैसे कि यहाँ भी नहीं गिर जाए, तो डर गए थे। उस टाइम की बात है, 1973 में उपन्यास लिखा गया है ये, है ना। और ये आज़ादी के पृष्ठभूमि बनाता है कहीं ना कहीं। 55वां क्वेश्चन देखिए। धरती धन अपना, काली और ज्ञान इसके प्रमुख पात्र है। दलितों से संबंधित है ये, और दलित कहाँ के हैं, पंजाब के। ठीक है ना, जगदीश चंद्र का उपन्यास है ये, जगदीश चंद्र का। पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि सही है, दलित जीवन भी सही है। स्वाधीनता गलत है, आपातकाल गलत है। ए और बी दोनों सही हो जाएगा इसके संबंध में। तीसरा उत्तर सही हो जाएगा। इसके अलावा जमीन अपनी थी, ठीक है ना, ये भी इनका रचना है। ठीक है ना, इसके अलावा कभी न छाड़े खेत, कभी न छाड़े खेत, याद रखना, कभी न छाड़े खेत, जगदीश चंद्र। इधर से मुट्ठी भर कांकर, मुट्ठी भर कांकर, ठीक है, मुट्ठी भर कांकर। ठीक है, बहुत सारी रचनाएं जगदीश चंद्र की रचनाएं, याद रखना। धरती धन अपना 1972 इसका प्रकाशन वर्ष। ठीक है, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो आप, ऐसा काम आएंगे आपके प्रश्न, डोंट वरी रहो आप एकदम, बिल्कुल आप डिटेल रहे हो चीज़ों का, ऐसा है बिल्कुल। जितना हार्ड तैयारी करोगे ना, उतना ज़्यादा एग्जाम में समझने में आसानी होगी आपको, ऐसा। क्योंकि आजकल स्तर अच्छा खासा हो गया है प्रश्नों का। बाण भट्ट की आत्मकथा का केंद्रीय विषय 1946 में लिखी गई कथा है ये, उपन्यास है ये। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा 4 उपन्यास लिखे हैं। पहला उपन्यास ये है, 7वीं 8वीं शताब्दी का जो समय था ना, उस शताब्दी के ऊपर लिखा गया है ये। उदात्त प्रेम की कथा है इसमें, बिल्कुल सही है। और लोक संस्कृति का सजीव रसासिक्त अंकन, ये भी सही है। ए और बी, यहाँ पे भी ए और बी सही है। ठीक है, देखो ट्रिक पकड़ो आप। वैशाली और तक्षशिला गणराज्य का इतिहास ये गलत है। और ईसा पूर्व तो है ही नहीं, जब 7वीं 8वीं शताब्दी थी, ईसा के पूर्व तो यानी कि 1वीं शताब्दी के पहले। तो सी और डी गलत हो जाएगा, केवल ए और बी सही होगा यहाँ पे, पहला ए और बी। थोड़ा सा ट्रिकों को पकड़ो यार, ठीक है ना, हो जाएगा अच्छा खासा। जिनका JRF नहीं हुआ, नेट नहीं हुआ, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर 5 बार दे दिया, 6 बार दे दिया। अब आए हो ना यहाँ पे मेरे पास, टेंशन मतलब हो जाएगा। सोजे वतन कहानी संग्रह, सोजे वतन कहानी संग्रह, पहली बात तो ये किनका है, प्रेमचंद का है। अंग्रेजों ने पकड़ लिया था इसको, एकदम जब्त कर लिया था। जब प्रेमचंद नवाब राय के नाम से लिखते थे, नवाब बन के घूम रहे थे, बोला तेरी उंगलियां काट देंगे, हाथ काट देंगे। तो फिर प्रेमचंद नवाब बनना बंद किया उन्होंने, और फिर दूसरी जो कहानियाँ छपाई उन्होंने प्रेमचंद नाम से छपवाई उन्होंने। तो कौन कौन सी उसमें, एक तो यही मेरा वतन है, और सांसारिक प्रेम का और देश प्रेम, इसके अलावा दुनिया का अनमोल रतन। बहुत सारी कहानियाँ थी जो सोजे का अनमोल, सोजे वतन में थी। 5 कहानियाँ थी टोटल, ठीक है ना, ए और सी।
तीसरा विकल्प ए और सी, ये सही उत्तर हो जाएगा। आकाशदीप कहानी के वर्णन विषय 1929 प्रकाशन वर्ष है। आकाशदीप जो कहानी संग्रह है जयशंकर प्रसाद का है, ठीक है, जयशंकर प्रसाद का है। अब आप देखते हैं आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण बिल्कुल नहीं मिलता है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। पिता की हत्या का प्रतिशोध, ये मिलता है बिल्कुल। और प्रच्छन्न प्रेम, ये भी मिलता है, प्रच्छन्न प्रेम, ठीक है। बी और सी ये दोनों मिलता है। आकाशदीप कहानी है, पढ़ना अच्छी कहानी है, ध्यान से पढ़ना एकदम बिल्कुल, कम से कम सार वो पढ़ना, तो उसके बाद उसके सार समीक्षा पढ़ना, कहीं से चीज़ें समझ में जल्दी आएगी, ठीक है। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रह देख ही लेना आप, ऐसा बिल्कुल कि आंधी आई, ठीक है ना, आंधी हो गया, इस प्रकार से इंद्रजाल हो गया 36 में, इंद्रजाल हो गया, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से उपन्यास इनकी, कौन कौन से कहानी संग्रह इनके, ऐसा है बिल्कुल, ठीक है ना, याद रखना, आंधी, इंद्रजाल, आकाशदीप, ठीक है। ये है एक प्रकार से। ग्राम इनकी पहली कहानी मानी जाती, ग्राम 1912 के आसपास, ग्राम, ठीक है। उसके बाद ये राजा निर्बंसिया कहानी, बहुत अच्छी कहानी है ये, 1957-58 इसका प्रकाशन वर्ष है दोस्तों। बहुत मार्मिक कहानी है, बहुत मार्मिक, ठीक है, पढ़ना इसको। कहानी के पात्र बच्चन सिंह है और जगपति है, बी और डी। चंदा भी एक प्रमुख पात्र है इसमें, है ना, बी और डी इसका सही उत्तर होगा, बी और डी मतलब दूसरा। अंधा युग के अंकों का नाम कौन कौन सा है, चलिए ठीक है बताते हैं कौन कौन सा है। कौरव नगरी का विनाश नहीं है, पशु पांडव विजय भी नहीं है, ये है सी और डी, सी डी, ठीक है, चौथा वाला। कैसा, देखो ऐसा आएगा कि एक नगरी थी, कौन सी नगरी थी, कौरव नगरी थी, ठीक है, कौरव नगरी थी। कौरव नगरी में क्या हुआ, बोला पशु का उदय हुआ। अच्छा, पशु का उदय हुआ, पशु का नाम क्या था, बोला अश्वत्थामा था, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, फिर गांधारी का साप, है ना, फिर विजय एक कार्मिक हत्या, ठीक है ना। इस प्रकार से क्रम चलता रहता है इनका। और बीच में एक इसका वो भी आता है इंटरवेल, ठीक है, पंख पहिया और पट्टियाँ, इस टाइप से उसका इंटरवेल का नाम पूछता है बहुत बार, ये जो इसका अंतराल इसका क्या नाम है ना। बकरी नाटक के बारे में स्वयं लेखक के विचार। अब आप पूछोगे यार कहाँ से विचार पूछ लिए, जब बकरी नाटक आप पढ़ो मतलब, लेकिन शुरू जहाँ होता है ना, वो भूमिका में दिए हुए ये पंक्तियाँ हैं, क्या दी हुई है कि यह नाटक न लिखा जाता यदि हिंदी का कोई ऐसा नाटक होता जिसमें जनचेतना को लोक भाषा और लोक रूपों के माध्यम से सामाजिक अन्याय के साथ जोड़ने का एक नया व्याकरण देखने को मिलता। ये बिल्कुल सही कथन है, बिल्कुल, ये नाटक न लिखा जाता, ये सही कथन है, ठीक है ना। बी है, ये नाटक लिख लेने के बाद मैंने इब्राहिम अल कादी से आग्रह किया इसे रंगबद्ध में प्रस्तुत करें, मैंने किया, ये गलत है यहाँ पे। इस नाटक के सभी निर्देशकों ने इसके मूल आलेख में कोई परिवर्तन नहीं किया, साफ लिखा हुआ है कि समय समय पर परिवर्तन होते रहे इसमें, ये भी गलत है। यदि हिंदी के नाटककार यश प्रार्थी न होकर हर आदमी की, आम आदमी की पीड़ा आम आदमी की जबान में आम आदमी के बीच ले जाना हिंदी रंगमंच के लिए अनिवार्य मानते हैं तो ये नाटक नहीं लिखा जाता। बिल्कुल सही कथन है, ए और डी दोनों सही है एकदम, ठीक है ना। ए और डी कौन सा होगा, तीसरा उत्तर सही हो जाएगा यहाँ पे, 61 में 3। 62वां देखिए, शिव शंभू का चिट्ठी की विशेषता, आपको पता होगा 1904-05 में भारत मित्र पत्रिका जो कि कलकत्ता से निकलती है, बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा ये लिखे जा रहे थे लॉर्ड कर्जन की नीति पे, यानी कि अंग्रेजों के कुशासन पे, सही बात है, ठीक है। उसके अलावा इसका एक तो भारतीय जनता की राजनीति की उपेक्षा, ये ठीक है, ये गलत है। राज प्रशस्ति, भारतीय जनता का दमन और उसके द्वारा प्रतिरोध, ठीक है, तो अंग्रेजों के द्वारा कुशासन, तो एक तो ये सी वाला ठीक है ना, कि विशेषता है अंग्रेजों का कुशासन, ठीक है, और भारतीय जनता का दमन और उसके द्वारा प्रतिरोध, डी, या तो सी होगा और सी के साथ या तो हो सकता है बी या फिर डी, है ना। तो इसका होगा राज प्रशस्ति की विशेषता, भारतीय जनता का दमन और उसके द्वारा, बिल्कुल यही है ना, की विशेषता है, भारतीय जनता का जब दमन किया जा रहा है तो उसके द्वारा प्रतिरोध किया जा रहा है, तो सी और डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो व्यंग्य है एक प्रकार से ये, है ना, व्यंग्य निबंध लिखे हैं लॉर्ड कर्जन की नीतियों के खिलाफ। छायावाद की बात करते हैं, चलो छायावाद के बारे में क्या है। छायावाद का समय 1918 से लेकर 1938 माना जाता है, जो कि एकदम सही है। लोग 1936 मानते हैं, जो कि सरासर गलत है। कैसे भी किसी भी युग का कैसे पतन हो सकता है जब उस युग की सबसे सर्वश्रेष्ठ रचनाएं उस टाइम पे आ रही है। 1935 में कामायनी आई है, 1936 में कफन जैसी कहानी आई है, 1936 में देखो आप एक प्रकार से राम शक्ति पूजा आई है। तो ऐसा छायावाद का युग नहीं खत्म हो सकता, 1938 में ख़त्म होता है और रूपाप के प्रकाशन होता है ना, तब वहाँ से प्रगतिवाद की शुरुआत मानते हैं। रूपाप पत्रिका जो है वो पंत निकालते हैं, पंत, ठीक है। अब देखो छायावाद के सही कथन कौन सा है।
छायावाद के जन्म में रीतिवाद का विरोध नहीं था। बिल्कुल गलत है ये, ठीक है ना। ऐसा कोई मतलब नहीं, लेना देना नहीं है, ऐसा है बिल्कुल, है ना। क्योंकि जो रीतिवाद है मतलब कहीं ना कहीं जो रीति चलती आ रही है ना, उसका तो विरोध था ही से ना, ये तो अलग ही था। छायावाद में जो लिखा गया है वैसा न पहले लिखा गया है ना उसके बाद लिखा गया है, तो ये रीतिवाद का विरोध था, पहला गलत है। विरोध नहीं था कहा है उसका, जो कि गलत है वो। रीतिकालीन अतिशय श्रृंगारिता के कारण छायावाद का जन्म हुआ था। ऋतिकालीन अतिशय श्रृंगारिता के कारण छायावाद का जन्म हुआ था। इसको होल्ड करते हैं एक बार, सी ऑप्शन पढ़ते हैं तब तक। छायावाद जहाँ तक आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला है वहाँ तक रहस्यवाद के ही अंतर्गत आता रहा है। ये एकदम सही कथन है बिल्कुल। और मानवतावादी दृष्टि के पेट से ही काव्य में छायावाद का जन्म हुआ, ये भी सही है। सी और डी, सी व डी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। सी और डी कहाँ है, पहला है ना। मानवतावादी दृष्टि के पेट से हुआ ही है, ठीक है ना। मानवतावादी यानी कि संसार के प्रति अच्छा भाव हो। छायावाद कहीं ना कहीं ना लाक्षणिक ग्रंथ लिखे गए एक प्रकार से, मतलब लक्षणा शैली में, क्योंकि उक्ति हुए चित्र भी है इनमें। और ऐसी ऐसी रचनाएं करना कि कहीं ना कहीं मतलब डायरेक्ट बात नहीं करना। डायरेक्ट बात कहेंगे तो फिर तो सरकार जब्त कर लेगी ना रचनाओं को। तो कहीं ना कहीं देशभक्ति की प्रेरणा, राष्ट्रीय चेतना, सबकी सब चीज़ें इनकी रचनाओं में दिखती है ना। तो ये जो बी वाला है ना तो गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि रीतिकालीन अतिशय श्रृंगारिता के कारण। भाई रीतिकाल कहाँ रह गया, उसके बाद तो भारतीय हिंदू युग आ गया, फिर द्विवेदी युग आ गया, स्वच्छंदतावाद आ गया, समझ रहे हो ना। तो ये कोई कारण नहीं है। ए और बी गलत है, सी और डी सही होगा, ठीक है। छायावाद की पता है ना, छायावाद का प्रवर्तक हम मानते हैं जयशंकर प्रसाद को, ओवरऑल, ठीक है ना। ओवरऑल, ओवरऑल कौन है, जयशंकर प्रसाद है छायावाद का प्रवर्तक, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो समय दिया ना, लेकिन जो शुक्ल जी है ना वो प्रवर्तक, इसको मानते हैं, पंत को मानते हैं, पंत को। सबसे ज़्यादा पेज लिखे हैं पंत के लिए अपने रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में, ठीक है ना। जन्म आपको पता होगा इसे 1889 में तो प्रसाद का है, 1900 में इनका है, पंत का। निराला का 96 97 के आसपास है, 96 1896 97। और 1907 के आसपास महादेवी वर्मा का है। एक कहानी ये भी, परीक्षा के सही तथ्य कौन से हैं। एक कहानी ये भी, जाहिर सी बात है मन्नू भंडारी ने ये लिखी है, मन्नू भंडारी की आत्मकथा है ये। एक कहानी ये भी आत्मकथा। अब कोई भी स्त्री कहानी लिखेगी जाहिर सी बात है तो कहीं ना कहीं उसके मन में कुछ हीन भावनाएं होगी, कहीं ना कहीं से मतलब समाज के प्रति उसका कुछ कहना होगा, समाज के प्रति उनका निराशा होगी, तभी तो लिखेंगे ना वो कहीं ना कहीं। और भी भाव हो सकते हैं, पर यहाँ मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको कैसा। स्त्री पुरुष समानता की अभिव्यक्ति नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुई है, कहीं ना कहीं पुरुषों की कमी बताई है यहाँ पे। भोगे हुए यथार्थ का मार्मिक चित्रण, आत्मकथा में यही तो होता है ना, भोगे हुए असली जीवन का, यथार्थ मतलब असली, मार्मिक चित्रण। पुरुष वर्चस्ववाद को चुनौती, ये भी एकदम सही है, पुरुष वर्चस्ववाद को चुनौती। और स्त्री की पक्षधरता पर निषेध, ऐसा कैसे हो सकता है, स्त्री का पक्ष लेने पर निषेध कैसे करेंगे, स्त्री के पक्ष में रहेंगे ना वो तो। डी गलत है, बी और सी सही होगा, बी और सी। तीसरा 65वां प्रश्न देखिए, संस्कृति के 4 अध्याय में किन किन विषयों पर चर्चा की गई है। आर्य द्रविड़ संबंध, ए सही है, एक तो इस पर की गई है। भक्ति की प्राचीनता गलत। हिंदू संस्कृति की पाचन शक्ति, ऐसी सब चीज़ें नहीं की गई है। प्राचीन भारत आ गया ना, देखो आर्य द्रविड़ जब प्राचीन चीज़ें हैं ये भी, और प्राचीन भारत और बाह्य विश्व, मतलब ऐसी ऐसी बातें कही गई है संस्कृति के 4 अध्याय में। निबंध है ये दिनकर ने, जिनको गालियाँ तक भी पड़ी थी बहुत सारे लोगों से, क्योंकि कहीं ना कहीं कटु सत्य लिखा है उन्होंने संस्कृति के बारे में। हम कहाँ से आए थे, कैसे आए हैं, हमारी भाषाएं कैसे बनी है, हमारा धर्म। अच्छा निबंध है, बहुत अच्छा निबंध है, पढ़ना चाहिए। किसने पढ़ा है, कैसा लगा, कमेंट में बताओ एक बार। चलो मिलान करते हैं यहाँ पे। 66 में विजय देव नारायण शाही। विजय देव नारायण शाही वही है जिन्होंने छायावाद, ये जो जायसी है ना, जायसी, उनको मतलब कहीं ना कहीं उनकी जो बदमावत है ना उसको अलौकिक प्रेम की गाथा न बताकर लौकिक प्रेम की गाथा बताया है। बोला कि जब पद्मावत का जो प्रवृत्ति है ना वो लौकिक प्रेम है, कहीं ना कहीं इसी संसार के कवि हैं, कहीं ना कहीं जायसी, वो साबित किया है। तो विजय देव नारायण शाही की बुक का नाम है जायसी, ए में 3 हो जाएगा, ठीक है। अज्ञेय की बुक का क्या नाम है, हिंदी साहित्यिक आधुनिक परिदृश्य से, ये जो बुक है ना ये अज्ञेय की है। रामस्वरूप चतुर्वेदी कौन सी है, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, ये रामस्वरूप चतुर्वेदी की है, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन। और निर्मला जैन की है हिंदी आलोचना की 20वीं शताब्दी, दूसरा निर्मला जैन। 3 1 4 2, ठीक है ना। समझ में नहीं आए दोबारा वीडियो को देख लेना, पीछे करके देख लेना, ठीक है ना। कितनी बार देखो यार, और डिजिटल चीज़ें हैं ये तो। 67 वाला प्रश्न देखिए, फिर मिलान करना है। विलियम वर्ड्सवर्थ, सच्ची आलोचना का लक्ष्य कवि नहीं कविता होता है, कि कवि नहीं है कविता है, बिल्कुल ये बात इलियट ने कही है कि तुम अपने पे ध्यान मत दो भैया, कविता पे ध्यान दो, अपने व्यक्तित्व से ज़्यादा कविता पर ज़्यादा ध्यान दो।
विलियम वर्ड्सवर्थ तो वो था जो कि ग्राम की भाषा और शहर की भाषा में अंतर नहीं मानता था, काव्य की भाषा और गद्य की भाषा में भी अंतर नहीं मानता था। वो कहता था अच्छी काव्य में ग्रामीण भाषा का प्रयोग होना चाहिए एक प्रकार से। इसी कारण से कोलरिज और वर्ड्सवर्थ दोनों की मान्यताएं, दोनों बेस्ट फ्रेंड होते हुए भी इनकी मान्यताएं अलग अलग होती गई धीरे धीरे। ठीक है ना। तो विलियम वर्ड्सवर्थ का तो हो जाएगा चौथा वाला, गद्य और काव्य की भाषा में भेद नहीं है, ए में 4 हो जाएगा। टी.एस. इलियट का मैंने एक बता दिया आपको। आइए रिचर्ड्स का हो जाएगा मन आवेगों का तंत्र है, जिन्होंने मूल्य संप्रेषण का सिद्धांत दिया था ना, मूल्य संप्रेषण का सिद्धांत। और कोलरिज का हो जाएगा गौण कल्पना वस्तु रूप में संगति स्थापित करती है, यही कि गौण कल्पनाएं हैं जो वस्तु और रूप में संगति स्थापित करती है। डी में 2 है ना, डी में 3। गौण कल्पना और मुख्य कल्पना क्या होती है मैंने ऊपर विस्तार से बता दिया है। ठीक है ना। कुछ समझ में नहीं आए कमेंट कर देना, मैं पर्सनली समझा दूंगा, पर लोड नहीं लेना, बिल्कुल भी अच्छी तरह एग्जाम देना है आपको। ठीक है ना। 4 1 2 3 तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। तो 68वां प्रश्न देखिए, पग में बांध घुंघरिया गाचियारी। जाहिर सी बात है भाई, पग में घुंघरे बांधे कौन नाचेगा, मीरा नाचेगी ना। ए में 3, ए में 3 किस में है, ये देखो दूसरे वाले में, एक में ही है सिर्फ, तो वैसे ही सही हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, मिलान करने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी मिलान कर लेते हैं। ठीक है। तो ए में 3, बहुविध बनाए के हरि रचो क्रीड़ा रास, कि वाह यार कि बहुत सारे चित्र बना के ईश्वर ने किस प्रकार से रचना की है, कबीर की पंक्तियाँ हैं। डी में 4, ते ही दुख भय परास निपाते लोहू बूढ़े उठे हुए राते, है ना, ये जायसी की पंक्तियाँ ही हैं। और काहे को गोपीनाथ कहावत, ये तो ब्रह्मर गीत की पंक्तियाँ हैं ना, आपने पढ़ी होगी। डी में 1, 3 4 2 1 दूसरा उत्तर सही। 69वां प्रश्न देखिए, मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ, प्राण के सर में उतरना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे शीश पर धर शीश रखकर मरना चाहता हूँ। रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी की पंक्तियाँ हैं ये। ए में 3 होगा, मिलान कर लेना। वे इस कदर पस्त है कि तटस्थ है, वे इस कदर पस्त है कि तटस्थ है, ऐसी भाषा धूमिल की है। क्योंकि बहना रेत होना है, हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, राहों के अन्वेषी है हम तो, राहों के अन्वेषी। किसने कहा है ऐसा, अज्ञे ने कहा है। कब कहा है ऐसा, जब तार सप्तक की भूमिका लिखी ना, पहले सप्तक को तार सप्तक बोलते हैं, याद रखना, यूँ मत कहना तार सप्तक कितने कितने संपादित हुए हैं, तार सप्तक एक ही है। दूसरे सप्तक का नाम दूसरा सप्तक है, तीसरे का नाम तीसरा सप्तक है, चौथे का नाम चौथा सप्तक है, याद रखना। तो ये उसकी भूमिका हम कहा है। और बाकी सब चुप, साहित्य चुप और कविजन निर्वांग चिंतक शिल्पकार नर्तक चुप है, ये भाषा है मुक्तिबोध की, मिलान कर लेना। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, आसान प्रश्न है। परीक्षा गुरु का लाला मदन मोहन हो जाएगा, देवरानी जेठानी का ऊपर पढ़ी लिया, सर्वसुख बनिया अभी पढ़ा था ना, शेखर एक जीवनी का शारदार, गोदान का गोविंदी। अगला देखो, पंजाब किसमें है, पूर्णिया तो आपको पता है ना, मेला अंचल पूर्णिया गांव आता है, शिवपालगंज आता है राग दरबारी में, गंगोली गांव आता है आधा गांव में, राही मसूम राजा का ही है, राही मसूम राजा कौन है पता है ना, राही मसूम राजा। महाभारत आई थी ना जो, महाभारत उस टाइम पे जो 1980 टाइम पे आई थी वो, जिसमें मुकेश खन्ना वगैरह थे, उसके डायलॉग इन्होंने लिखे थे राही मसूम राजा ने, बहुत अच्छे राइटर थे ये। बाकी पंजाब में तो जिंदगी नामा हो ही जाएगा। एम ए 4 चौथा वाला। ठीक है, एम ए 4 मिलान कर लेना, आसान प्रश्न है, जहाँ डिटेल की जरूरत होगी वहाँ डिटेल में बताऊंगा। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, ठीक है, अमृतसर आ गया, इसमें तो कहीं ना कहीं देश विभाजन की बात दी गई है। ठीक है, चीफ की दावत में हो गया, क्या हो गया, चीफ की दावत में वृद्धों की उपेक्षा, सी में 1, क्योंकि उसकी माँ होती है ना, उसकी माँ की उपेक्षा की जाती है। पिता कहानी में हो गया पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी का उद्गम, डी में 2। और दुनिया का सबसे अनमोल रत्न में देश प्रेम, तो पहले में 4, अमृतसर आ गया में देश विभाजन 3, चीफ की दावत में पुरानी पीढ़ी मतलब वर्दों की अपेक्षा यानी कि 1 4 3 1 2, 4 3 1 2 लगा देना, पहला उत्तर सही हो जाएगा। 73वां देखिए, पंक्तियाँ दी गई है, ये किसकी पंक्तियाँ हैं ये, ये अलग अलग अच्छा अलग अलग की दी हुई है। ठीक है यार, अलग अलग नाटकों से, जैसे देवसेना तो स्कंदगुप्त का है, ठीक है ना, गांधारी अपने उससे हो गया। तो देश की दुर्दशा निहारोगे, डूबते को कभी उतारोगे, ठीक है ना, दुनिया में हाथ पैर नहीं हिलाना अच्छा, और मर जाना पर उठ के नहीं जाना अच्छा, ये तो आलस्य आदमी बोल सकता है, ये तो एम ए 4 होगा भैया, पहला ही सही हो जाएगा। दूसरा है देवसेना का, कि देश की दुर्दशा निहारोगे डूबते को कभी उबारोगे, बी में 1 है ना, स्कंदगुप्त। और गांधारी बोलती है कि मैंने कहा था दुर्योधन से, धर्म जिधर होगा मूर्ख उधर जय होगी, तो सी में तो 3 हो जाएगा। और उसके बाद आ जाएगा अपना
बिस्ती, बिस्ती का कौन सा हो जाएगा? बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, पानी भरेंगे लोग और वो कुछ न कहेगी। डी में 2 है ना, मिलान कर लेना, आसान क्वेश्चन है। महाकवि की तर्जनी आवारा भीड़ के खतरे। महाकवि की तर्जनी किसका है? ये कुबेरनाथ राय का। पहले में 3, आवारा भीड़ के खतरे, ठीक है ना, तुलसीदास चंदन घिसे, किसके हैं ये? पगडंडियाँ, किसके हैं? हरिशंकर परसाई, ठीक है ना। आवारा भीड़ के खतरे हरिशंकर परसाई। आस्था और सौंदर्य, भाषा और समाज, सी में 4 रामविलास शर्मा। और राह किनारे बैठ शरद जोशी, 2, 3, 1, 4, 2। दूसरा 75वां देखिए, हरिशंकर परसाई की रचना कौन सी है इसमें से? सबको पता है, भोला राम का देव, हरिवंश राय बच्चन के क्या भूलूं क्या याद करूं, रामधारी सिंह दिनकर की संस्कृति के 4 अध्याय, रमणिका गुप्ता के हाथ से और आप उधरी। मिलान कर लेना, जहाँ दिक्कत होगी वहाँ पर बता दूंगा। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम दे देखो। प्रजा हितैषी बहुत पहले निकाल चुकी थी, तो 1850 के आसपास ही। किसने निकाली थी ये? राजा लक्ष्मण सिंह ने, है ना, 1855 में राजा लक्ष्मण सिंह, ठीक है। प्रजा हितैषी। उसके बाद तो कवि वचन सुधा निकल गई है, हरिश्चंद्र चंद्रिका, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाल बोधनी, हिंदी प्रदीप 77 में, आनंद कादम्बनी, ब्राह्मण, बहुत सारी पत्रिकाएं निकली है, ठीक है। माधुरी कब निकली है? दुलारे भार्गव की है ये, 1922 में। उसके बाद हंस प्रेमचंद के द्वारा कब संपादित हुई थी? 1930 में। और आलोचना की कब संपादन हुई थी? आलोचना 1951 में, शिवदान सिंह चौहान। यही क्रम है, मतलब ABCD, ठीक है। तीसरा वाला ABCD, तीसरा सही। 77वां देखिए, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से बताना है। चलिए बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बाणभट्ट की आत्मकथा 44 में है, सुर साहित्य 30 में है, आदिकाल 40 में है, बाहित साहित्य की भूमिका 52 में है, ठीक है ना। मिलान कर लेते हैं इसका क्या क्या बैठता है। तो डी के बाद बी, नहीं, डी के बाद सी, DCB है ना, DC, D, इसके बाद ABC है ना। एक सेकंड रुको, इसमें मैं दोबारा बताता हूँ। सूर साहित्य 30, बाणभट्ट की आत्मकथा 46, हिंदी साहित्य का आदिकाल 52 है, और हिंदी साहित्य की भूमिका 40 है। कबीर इनकी रचना है जो कि 41 में है, ठीक है ना, कबीर 41 में है। हिंदी साहित्य की भूमिका, यार मिलान क्यों नहीं बैठ रहा है? सेकंड रुको यार। अगर हम मान के चलें इसको 30 को, इसको 46 में, ठीक है। भूमिका तो एन की बल, तो डी और फिर बी, तो डी तो ये रहा पहले, डी फिर ए, 30 के बाद 40, सही बात है, 40, फिर बी, फिर सी, अच्छा ये 52, हाँ बैठ गया। सुर साहित्य डी, फिर ए 40, फिर बी 46, ये 52, ठीक है। 77 में DABC, ओके, 77 में DABC याद रखना। कबीर एक रचना है, उसका प्रकाशन वर्ष है 51। एक है मध्य युगीन साहित्य साधना, उसका है 52। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है ये, है ना। 78वां प्रश्न देखिए, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित आलोचना पुस्तकों का सही क्रम बताना है। चलिए बताते हैं कौन सा कब बनी है। साइंस एंड पोइट्री किसकी है बुक, ये बताओ पहले तो। रिचर्ड्स की है, ये आइए रिचर्ड्स, 1926 इसका प्रकाशन वर्ष है। बायोग्राफी लिटरेरिया 1817 कोलरिज की। सेक्रेड वुड इलियट की है ये, 1926 सॉरी 1920, 26 तो ये है ही सही है ना। और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म कब है? 1929, ठीक है। तो 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 और ये 4 हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले एक यानी कि बी आएगा पहले, ये रहा BCAD दूसरे नंबर पर, ठीक है। तो 78 में 2 हो जाएगा, ठीक है। रचनाएं देख लिया आपने, साइंस एंड पोइट्री आइए रिचर्ड्स की है ये, बायोग्राफी लिटरेरिया कोलरिज की है, सेक्रेड ओड किसकी है? इलियट की, और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में भी रिचर्ड्स की है, आइए रिचर्ड्स। 79 देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल के आदिकाल के प्रारंभिक 4 प्रकरणों का सही क्रम बताना है। चलिए बता देते हैं। सबसे पहले कोई भी सामान्य परिचय देंगे, ठीक है। उसके बाद अपभ्रंश काव्य लिखा था रामचंद्र शुक्ल ने, उसके बाद देशभाषा काव्य लिखा था, और फिर बचा हुआ लास्ट में लिखा था फुटकल, BADC। किस तरह BADC, ये रहा दूसरा, ठीक है। शुक्ल जी का बारे में पढ़ लेना, आसान क्वेश्चन है, हर बार आता है ये, तो है ना। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से इनका बताना है कि कौन सा पहले होगा कौन सा बाद में। अब मुझे इतना पता है यार कि इनकी जब पहले रचनाएं आई थी, सबसे पहले भग्न दूत आई थी, ठीक
ठीक है, भग्न दूत हो गई, फिर चिंता हो गई, फिर इत्यलम हो गई। उसके बाद अपने पढ़ते हैं हरी घास पर क्षण भर, ठीक है ना। और हमें पता है कि यार उसके बाद आती है मतलब इत्यलम के बाद बावरा अहेरी और बहुत सारी रचनाओं के बाद आंगन के पार द्वार, इसका 61 है और इसके बाद सारी रचनाएं आती हैं। तो सी सबसे पहले आएगा, तो सी सबसे पहले ये देखो, ठीक है ना, सी सबसे पहले है यहाँ पे। इसका तो हो जाएगा सी का 61। सागर मुद्रा कितना हो जाएगा दोस्तों, सागर मुद्रा का हो जाएगा 70। नदी की बाग पर छाया 81, और 81 के बाद इसका हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा शायद प्रकाशन वर्ष, एक बार मैं चेक करता हूँ, रुको। हाँ दोस्तों, ये सही है एकदम, सागर मुद्रा का 70 एकदम सही है। नदी की बाग पर छाया इसका 81 सही है। आंगन के पार 61 सही है। और पहले में सन्नाटा बनता है उसका हो जाएगा 73, ठीक है ना। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा CADB, ठीक है। मिलान कर लेना, यही क्रम बनेगा CADB, ठीक है। याद कर लेना, अज्ञेय की रचनाओं का क्रम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अज्ञेय बहुत इंपॉर्टेंट कवि है वैसे भी। कृष्णा शोभती का सही क्रम बताना है, चलिए बताते हैं। ये तो 79 था ही सही, 72 था, ये 93 था, 1900 ही, 1979, 1972, 1993, समय सरगम 2000, ठीक है। ऐसे याद करो ना, जिंदगी के नाम तो दे हुआ है सिलेबस में 1979, ये तो याद करना है ही सही, हो ही जाएगा। अब सूरजमुखी अंधेरे में, कब से अंधेरे में सूरजमुखी, मान के चलो 3 दिन से अंधेरे में सूरजमुखी। तो 3 दिन का मतलब कितना होगा, 72 घंटे, और 72 याद कर लो 1972। जब भी मैं घंटों की बात करूँगा तो 3 दिन की बात करूँगा मैंने मतलब छोटी छोटी ट्रिक बना रखी। एक तो सन 1900 को लेके कुछ भी ट्रिक, जैसे मैं सन 1900 को पकड़ रखा है, एक 1947 को पकड़ रखा है मैंने, 1950 को पकड़ रखा है, क्योंकि अपना देश आज़ाद हुआ था, संविधान, और बीच के कुछ समय ले लो, जैसे 1975 ले लो। 72 इसलिए पकड़ रखा है कि 3 दिन 3 घंटे, मतलब 3 दिन होते हैं ना, 72 घंटे, इस टाइप से, है ना। तो किसी भी चीज़ को मतलब इस प्रकार से रिलेट कर लो कि 3 दिन से गंध आ रही है, गंध आ रही है, कब से आ रही है, 3 दिन से आ रही है। तो गंधमादन कुबेरनाथ राय का निबंध हो जाएगा, कब, कितना, गंधमादन 1972 प्रकाशन वर्ष हो जाएगा इसका। अपने हिसाब से ट्रिक बनाओ यार, क्योंकि दूसरे की बनाई हुई ट्रिक याद नहीं रहती। ऐसा मिलान कर लेना, सही है। समय सरगम 2000, जिंदगी नामा 79, सूरजमुखी 72 में, और दिलोदानिश 93 में। 82वां प्रश्न देखो, फिर मिलान करना है। ये 68 में है, राग दरबारी श्री लाल शुक्ल का 1968, अंधेरे बंद कमरे में। इसका शायद कितना हो जाएगा, 1961 के आसपास हो जाएगा इसका। बाणभट्ट की आत्मकथा 46, मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 1954, ठीक है। तो कितना हो जाएगा फिर उसके बाद, सबसे पहले तो ये आएगा बाणभट्ट की आत्मकथा, यानी कि सी पहले आएगा, जब मेलांचल 54, अंधेरे बंद कमरे में B, और उसके बाद A, CDB है, ठीक है, CDB है चौथा वाला उत्तर। 82 में 4। 83वां देख लेते हैं। प्रकाशन वर्ष की जैसे कहानियाँ आई हैं, 1929 में जयशंकर प्रसाद, तर्क का तूफान 1948, यशपाल, इंद्रजाल 36 का आंकड़ा रहता है, इंद्रकाम में सा सबसे, और पाजेब बराबर बराबर दोनों पैरों में तो 44, जैनेन्द्र, है ना। मिलान कर लेना, सब सही हो जाएगा। पाजेब जैनेन्द्र की है, इंद्रजाल प्रसाद की है, तर्क और तूफान फूलों का कुर्ता यशपाल, और आकाशदीप जयशंकर प्रसाद। 84वां प्रश्न देखिए, ठीक है। मिलान करना है इसमें, किसका किसका कौन सा नाटक है, मतलब क्रम से जमाना है। प्रायश्चित 13 साल की उम्र में प्रायश्चित कर लिया था, मान के चलो। विशाख 1921, राज्य का आश्रय 15 साल की उम्र में 1915, और कामना 1927, ठीक है। मिलान कर लेना, यही सही होगा। स्कंदगुप्त कितना हो जाएगा, स्कंदगुप्त का 28, ध्रुव स्वामी 33, चंद्रगुप्त 31, ठीक है। मिलान कर लेना, सही हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 85वां प्रश्न देखो, जहाँ डिटेल की बात होगी वहाँ समझाऊंगा मैं आराम से, लोड मत लो। विद्यानिवास मिश्र के निबंधों का सही अनुक्रम कौन सा है, चलिए बताते हैं। चितवन की चाह, तिरपन की चाह, यानी कि 1953 सबसे पहले आएगा। डी सबसे पहला है, मतलब DCB है, ठीक है। आंगन का पंछी बंजारा मन, परंपरा बंधन नहीं है, 76 में है। लागो रंग हरी, ये बाद में है, सबसे लास्ट में। तो ए सबसे लास्ट में है, ठीक है। DCB है, ये उत्तर होगा, DCB है दूसरा वाला, DCB है, ठीक है। 86वां प्रश्न देखो, जोक देरिदा, देरिदा कौन था, जो विखंडनवाद का प्रवर्तक है। और विखंडनवाद क्या कहता है, विखंडनवाद उत्तर आधुनिकता के बाद की अगली सीढ़ी है विखंडनवाद। और उत्तर आधुनिकतावाद और विखंडनवाद एक ही बात बोलता है कि सर्व मानने का
खंडन, दुनिया में जो चीज़ें चलती आ रही है उनका खंडन करेंगे, ठीक है ना। प्रत्येक चीज़ को टुकड़ा टुकड़ा करके देखेंगे। जैसे कि मान लो आप कहोगे छंद पे ज़्यादा ज़रूरी है कविता के अंदर, बोला नहीं, हम छंद को टुकड़ा करके देखेंगे, हम रस को भी महत्व देंगे, हम भाषा को भी महत्व देंगे, हम अलंकार को भी महत्व देंगे। उसी प्रकार दुनिया में छोटे छोटे जिनको हीन मूल्य है ना उनका समर्थन करना, जिनको मतलब बहुत नीचा रखा गया है, जैसे लैंगिक समानता हो गई, इन पे ज़्यादा ध्यान देना, जो गरीब लोग हैं उनका उनके शोषण पे ध्यान देना, तो कहीं ना कहीं सर्व मानने के मत को अस्वीकार करते हैं, ईश्वर की मृत्यु या ईश्वर को नहीं मानते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं देरिडो की दृष्टि में पाठ के अर्थ निर्धारण के लिए पाठक की मनोसंरचना उत्तरदायी है। यानी कि किसी भी पाठ को यदि आप समझते हैं तो वह आपके ऊपर, आपकी समझ से समझ रहे हो ना आप उसको, आप व्याख्या जो करोगे वो आपके माइंड के अनुसार करोगे, ज़रूरी नहीं है वो व्याख्या मेरे अनुसार भी सही हो। पहला सही है एकदम, क्योंकि आप अलग से व्याख्या करोगे, मैं अलग व्याख्या करूँगा। 4 आदमियों को अगर एक कविता की व्याख्या करने के लिए दिए जाए तो चारों अलग अलग व्याख्या करेंगे ना, बिल्कुल। तो पहला सही है, क्योंकि पाठक की मनोसंरचना उत्तरदायी है, क्योंकि पाठक की मानसिक बनावट अपने ढंग से अर्थ ग्रहण करती है, इसलिए पाठक के अर्थ का सामान्यकरण संभव नहीं है। मतलब सबको सेम सेम चीज़ें समझ में आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। दूसरी बात एकदम सही है, सामान्यकरण को ही साधारणीकरण बोलते हैं, जो कि ज़रूरी नहीं है कि सबको एक चीज़ समझ में आए। फिर रामचरितमानस दुनिया का सबसे बड़ा काव्य है, सबसे अच्छा सबसे श्रेष्ठ काव्य है, ज़रूरी नहीं है सब मानते हो, तो साधारणीकरण बिल्कुल संभव नहीं है। ए और आर दोनों सही है, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब जहाँ दोनों बातें एक दूसरे से रिलेटेड हो वहाँ पे आर एक की सही व्याख्या भी मानी जाती है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं देरिडो की बात की जा रही है, आर में भी दोनों सही है, आर एक की सही व्याख्या है। 87वां प्रश्न देखो, मनुष्य का अस्तित्व ईश्वर के बगैर असंभव है। इसने किसी का नाम नहीं लिया है भाई, इसने कहा है कि मनुष्य का अस्तित्व ईश्वर के बगैर संभव है। इसने ये नहीं कहा किसके अनुसार है, ये अभी नहीं कहा, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। हम भारतीय इंसान हैं यार, हम बिल्कुल मतलब हमारी संस्कृति, हमारा जो सब कुछ है वो ईश्वर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। हम न मानते हुए भी, न मान के भी ईश्वर को मानते हैं हम, कि ईश्वर, हम नहीं मानते, किसको नहीं मानते, ईश्वर को, मतलब है तभी तो नहीं मानते ना। तो हम नास्तिक हो के भी आस्तिक है कहीं ना कहीं, कुछ लोग जो नास्तिक है, हम तो मैं तो आस्तिक हूँ खैर। तो मनुष्य का अस्तित्व ईश्वर के बगैर असंभव है, ये गलत कथन है, बिल्कुल गलत है ना। और क्योंकि नीत्शे का मानना है कि ईश्वर मर गया, ये सही है, क्योंकि नीत्शे ने माना है, मैंने पहले बताया था ऊपर आपको, है ना। ये गलत है, आर सही है, चौथा होगा यहाँ पर, ठीक है। मनुष्य का अस्तित्व ईश्वर के बगैर असंभव है, ठीक है ना, ये गलत है ना। अगला प्रश्न देखो, 88। 88वां प्रश्न देखिए, 88वां प्रश्न क्या कहता है कि गैर रोमांटिक दौर में, जहाँ पर रोमांटिक नहीं है लोग, है ना, रोमानियत को यानी कि रोमांटिक लोगों को एक गाली के रूप में प्रयुक्त किया जाता था। एकदम सही बात है, जाहिर सी बात है, जो उसका उल्टा होगा वो दूसरे वाले उल्टे को गाली के रूप में प्रयुक्त करेगा ना, मतलब ये एक विचारधारा है, सही कथन है पहला। क्योंकि वैयक्तिक अनुभूति के संस्पर्श के बिना उच्च स्तर की प्रेम कविताएं लिखी नहीं जा सकती, बिल्कुल भी, है ना, गलत है ये, है ना। लिखी जा सकती है, ये गलत कथन है, नहीं लिखी जा सकती है। वैयक्तिक अनुभूति के संस्पर्श के बना, है ना, सम प्लस स्पर्श, सम प्लस स्पर्श, सम प्लस स्पर्श, सम स्पर्श, है ना। तो वैयक्तिक अनुभूति के सम स्पर्श के बिना उच्च स्तर की कविताएं लिखी जा सकती है, जो कि गलत है, नहीं लिखी जा सकती। ए सही है, आर गलत है। तीसरा 89 वाला प्रश्न देखिए, हम सिर्फ 90 प्रश्न करेंगे, बचे हुए गद्यांश के प्रश्न हम नहीं कर रहे होंगे दोस्तों, ठीक है ना। 89 वाला प्रश्न देखिए, हम ये पीडीएफ आपको डिटेल में सॉल्यूशन के साथ टिक मार के, और जो इसके आंसर होंगे ना उसके साथ दे देंगे आपको, तो उसमें जो गद्यांश के भी टिक लगे रहेंगे, टेंशन मत लो आप, है ना। स्त्री संस्कृति के संदर्भ में स्त्री पाठ का विवेचन विश्लेषण आवश्यक है। स्त्री संस्कृति के संदर्भ में स्त्री पाठ का विवेचन और विश्लेषण आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है, सही है। क्योंकि स्त्री संस्कृति पितृसत्तात्मक संस्कृति से भिन्न अभिधान है, बिल्कुल अभिधान है, एकदम सही है, ठीक है ना, दोनों कथन सही है एकदम ये, और आर ए की सही व्याख्या भी है, ठीक है। स्त्रियों का मतलब अलग से वर्चस्व करने के लिए उनके अलग से विश्लेषण व्याख्या करना जरूरी है, लोगों को बताना जरूरी है कि पितृसत्तात्मक सोच वाले देश में स्त्रियों का भी अस्तित्व है, उनका भी बराबर अधिकार है, ठीक है। 90 वाला प्रश्न आज का अंतिम प्रश्न है, उत्तर आधुनिकता
मानव यथार्थ के संपूर्णता की अवधारणा का खंडन करता है। एकदम सही है कि दुनिया में जो कुछ है हम उसका खंडन करते हैं। यह उत्तराधुनिकता और विखंडनवाद की वो है खूबी, एक प्रकार से उसकी विशेषता है, क्योंकि मानव यथार्थ विखंडित, बहुवाची और परिवर्तनशील है। एकदम सही कथन है, बिल्कुल कथन एकदम सही है। ये ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी है। पहला इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर नीचे मिल जाएगी। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। और अगर यहाँ तक किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो। टेलीग्राम पे एक आईडी दी हुई है, उस आईडी पर डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो आप, है ना। ये पीडीएफ आपको एचडी क्वालिटी के साथ, आंसर टिक क्वालिटी के साथ, आंसर टिक के साथ और विद सॉल्यूशन मिल जाएगी टेलीग्राम पे। ढूंढ लेना आप, आना आराम से, नहीं मिले तो फिर मैं हूँ ही सही। और इसके अलावा किसी भी प्रकार की परीक्षा, किसी भी कोई टॉपिक हो एकदम समझ में नहीं आ रहा हो, भारतीय काव्यशास्त्र, पाश्चात्य काव्यशास्त्र, कुछ भी समझाना हो बता देना बेझिझक। और किसी भी एग्ज़ाम का लोड हो तो बता देना, है ना। ठीक है, मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय। शेयर वगैरह कर दो यार, हमेशा करते ही हो, आज भी कर दो, है ना, दोस्तों के साथ, हिंदी वालों के साथ। बाय बाय।